अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अमान और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। हसनैन, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। नाश्ता अच्छा किया आपने? नाश्ता मैं रोज अच्छा करता हूँ, लेकिन वीकेंड गुजार के आए हैं आज इसलिए। वीकेंड गुजार के आए हैं। एक तो वीकेंड की खुशी है, लेकिन दूसरा गजल पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी है, ये खुशी भी है। और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को क्वाइट कंप्रिहेंसिवली 57 रन से शिकस्त दी। और ठीक। उस शिकस्त में सबसे अहम किरदार जिस खिलाड़ी का था उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे से। उनका ताल्लुक कश्मीर अच्छा। से है। सुफियान मुकीम की मैं बात कर रहा हूँ। कश्मीरी बॉय हैं और बड़ी होनहार क्रिकेटर हैं। काफ़ी अरसे से हम उनको देख रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत ने रंग लाया। पहले वो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते थे, पेशावर की जानिब से खेलते हुए उन्होंने अपना नाम बनाया, फिर एकदम इंजर हो गए। और इंजरी के बाद मुझे सबसे ज़्यादा ये फील हुआ कि पता नहीं, एक बहुत बड़ा फ्यूचर था सुफियान मुकीम का, वो कि तबाह ना हो जाए। लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ। एंट्री उसके बाद ऐसे हो जाना बहुत ही अच्छा हुआ कि एक तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़ी अच्छी एंट्री की, उसके बाद अब जिम्बाब्वे में उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त स्पेल करवाया जिसमें उन्होंने 3 विकेट्स भी लिए। और साथ ही हमारे यहाँ ना एक कमी थी स्पिनर्स की, अगर बात की जाए, शादाब खान और नवाज परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन अब फैसल अकरम की सूरत में, सुफियान मुकीम की सूरत में, अबरार की सूरत में, इन जैसे लड़कों की, महरान मुमताज़ का मैं नाम लेना चाहूँगा, उनकी सूरत में पाकिस्तान के पास क्वाइट एनफ स्पिनर्स हैं जो कि बड़े अरीना में परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये था गज़ल कि हमारे जो स्पिनर्स थे वो थोड़ी देर से बाद बैटर बनने की कोशिश करते थे और बैटर बनने की कोशिश में प्रमोट होने की कोशिश वो अपना जो स्पिन का आर्ट था वो भी भूल जाते थे। स्टार्ट में जब शादाब खान आए, शादाब खान वाज वेरी गुड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनको बैटिंग का शौक पैदा हुआ तो यहाँ से वो छक्के खाना स्टार्ट हुए। सो सुफियान की जो एंट्री है ये बड़ा वाइल्ड कार्ड था पाकिस्तान की जानिब से। सुफियान को मुबारकबाद हो, उनके चाहने वालों को, कश्मीर से जितने भी लोगों का ताल्लुक है, सुफियान के करीबी लोग, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे भी मुबारक हो, क्योंकि जिस लड़के को आप अपने सामने देखें, फलते फूलते हुए देखें, जब वो परफॉर्म करते हैं तो दिली खुशी होती है। और पूरे मैच में ना इंतजार कर रहा होता है बंदा कि कब आएगा सुफियान, और वो कुछ ना कुछ हमें करके दिखाएगा। अच्छा, और वैसे भी आपकी एक्सपर्टीज भी बहुत ज्यादा है, तो वैसे एक अलग खुशी आपको वो भी होगी। और फिर एक ये मतलब डबल खुशियां हो गई आपकी, वीकेंड की खुशी, फिर उसके बाद नाश्ता भी आपने बहुत अच्छा किया और फिर तीसरी ये भी खुशियां। तो जी, ये अच्छी खबर थी, अच्छी खुशी की खबर थी हसनैन के पास। अब आपको लिए चलते हैं बलोचिस्तान और वहां से भी हम सब आपको भी और देखने वालों को भी, जी हाँ, अच्छी खबर देंगे, क्योंकि वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तालिबात को पिंक स्कूटर्स फराहम करने का ऐलान किया है ताकि ख़वातीन को ज़्यादा बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाया जा सके। और ये इक़दाम ख़वातीन के लिए हुकूमत के इनकलाबी मंसूबों का हिस्सा है। स्कीम की पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। इस वक्त बलोचिस्तान में 5 ख़वातीन डिप्टी कमिश्नर्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं और ये स्कीम मजीद ख़वातीन के लिए मौक़े पैदा करेगी, नो डाउट, क्योंकि बलोचिस्तान में तो वैसे ही इलिटरेसी रेट ज़्यादा है ख़वातीन के हवाले से। लेकिन ये जो स्कीम शुरू कर दी गई है और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से, ये अच्छा है। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी, उनकी इंडिपेंडेंस के हवाले से भी बिल्कुल ऐसी है। जिस तरह बलोचिस्तान की आपने खबर दी, इस इकदाम से ख़वातीन के हुकूक को और खुद मुख्तारी को बहुत तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इस तरह की खबरें हमें पंजाब से मिलती थी जब से मरियम नवाज़ आई थी कि उन्होंने फ़लाँ बस सर्विस स्टार्ट कर दी, फ़लाँ उन्होंने स्कीम स्टार्ट कर दी। लेकिन अब बलोचिस्तान से इस तरह की खबर आ रही है, क्वाइट अमेजिंग है, क्योंकि बलोचिस्तान का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी है। लेकिन उसके बाद जब बलूचिस्तान की महरूमियों की बात करते हैं तो बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा महरूम समझा जाता है हर एतबार से। जिस तरह आपने लिटरेसी रेट की बात की, वहाँ पे आबादी बहुत कम है, वहाँ की जो आबादी है उसको उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। सो फाइनली ए गुड स्टेप फ्रॉम CM ऑफ बलूचिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के वो स्टेप्स लेते रहेंगे जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या बलूचिस्तान की एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही अच्छे साजगार साबित होंगे। अब बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया तो बलूचिस्तान के साथ एक मुल्क का बहुत गहरा ताल्लुक है, वो मुल्क है चीन। अच्छा, चीन की अगर बात करें तो वो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है और बलूचिस्तान के गवादर पोर्ट को वो दुनिया का एक बेहतरीन पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। सी पैक का जितना भी रूट है वो आपको लीड करता है गवादर तक। अब चीन की जब मैं आपको खबर बता रहा हूँ तो चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा दरियाफ्त हुआ है। अगर इससे पहले भी ये बड़ा मुल्क था? नहीं, इससे पहले जो बड़ा जखीरा था वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, वो साउथ अफ्रीका में था। चीन के सूबे पिंगजियांग में तकरीबन 83 अरब डॉलर मालियत का सोने का बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ। अब उनको इतने अरब डॉलर चाहिए नहीं, उनके पास सोने का जखीरा आ गया। हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास जखीरा आता नहीं है। और अच्छा, वैसे आपको याद है कि कुछ दिन पहले ही आपने ये खबर भी दी थी कि सोना जो है वो अब सस्ता हो गया है
और लोग जो अपनी शादियां पेंडिंग करके बैठे हुए थे अब शादियां करें और जाके सोना ले लें क्योंकि सस्ता हो गया। लेकिन अब जो आप खबर बता रहे हैं शायद इससे तो अब ग्लोबली महंगाई हो जाएगी। नहीं, इससे और सस्ता होगा ना। सस्ता हो देखिए ना, जाएगा। जखीरे में इजाफा हुआ है। अब चाइना के पास भी एक जखीरा है, तो उसमें डेफिनेटली जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो फिर प्राइसेस ऊपर जाती हैं। जब डिमांड भी और सप्लाई भी बराबर की होगी तो प्राइसेस भी नीचे जाएंगी। माहिरीन ने 2 किलोमीटर गहराई तक 40 सोने की कानों की निशानदेही की। चाइना की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर अंदाजन 1000 मैट्रिक टन आला मयार का सोना मौजूद है। और ये दरियाफ्त जनूबी कोरिया की, जिस तरह आप पूछ रही थी, जनूबी गहराई की कान को भी पीछे इसने छोड़ दिया है, जो कि इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा समझा जाता था। इस दरियाफ्त से न सिर्फ चीन की मईशत मजबूत होगी बल्कि आलमी सतह पर सोने की कीमतों पर भी असर डलेगा, जो कि पहले ही बढ़ रही है। और चीन की हम जब बात करते हैं तो हमें यही नजर आता है, यही सुनने को मिलता है कि बड़ी स्ट्रांग उनकी इकोनॉमी होगी, बड़ी स्ट्रांग उनकी मईशत होगी। लेकिन चीन के भी कुछ सूबे ऐसे हैं, स्पेशली ये जो खुजराब के साथ लगते हैं इस तरह के, चीन बहुत बड़ा है कि वहाँ पे अभी भी डिप्राइवनेस है, अवाम इतनी खुश नहीं है, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है वो वहाँ तक नहीं पहुँचते। तो डेफिनेटली उन लोगों तक भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पहुँचेंगे। जी ज़ाहिर है ये एक ह्यूज सक्सेस है चाइना के लिए। और दूसरी बात ये कि मैसिव डिस्कवरी है जो कि हुई है। अब देखते हैं कि क्या असर पड़ता है, सोना कम होता है ज्यादा होता है, ये तो बाद में हम देखेंगे। कम होगा इंशाल्लाह, है ना, कम होगा। अब आपने ये ऑन रिकॉर्ड है कि आपने कहा है कि कम होगा। जी, हमने तो 2 दिन पहले भी कहा था कम हो गया। वो तो आपने कहा था, लेकिन अब जैसे अब कोई भी सोने की कमी की खबर आएगी मैं उसका क्रेडिट लूंगा। ठीक है, ओके डन। अच्छा जी, अब आपको लिए चलते हैं जी, अब आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव खबर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पानी की जो बॉटल्स होती हैं उसके ऊपर जो है वो एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। लोग समझते हैं कि शायद ये पानी एक्सपायर हो गया। अच्छा, पानी की नहीं होती? नहीं, वो पानी की नहीं होती। मैं आपको बताती हूँ वो क्या होता है। बोतल बंद पानी पर दी गई मियाद दरअसल पानी की नहीं बल्कि उसकी पैकिंग मटेरियल यानी प्लास्टिक की बोतल की होती है। और वक्त गुजरने के साथ प्लास्टिक की बोतल अपनी मजबूती खो सकती है और इसका कुछ हिस्सा पानी के जायके या मयार को मुतासिर कर सकता है। बट इट डजंट मीन कि पानी जो है वो स्पॉइल हो गया। पानी जो है वो ख़राब नहीं होता। पानी बजाते खुद जो है वो कभी भी ख़राब नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो पैकिंग होती है वो उसके मयार को उसमें मसाइल पैदा करती है और वो कम कर देती है। और यही वजह है कि मयाद ख़त्म होने की तारीख का जिक्र ज़रूरी होता है। इससे ये भी सबक मिलता है कि माहौल दोस्त पैकिंग के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जाए। वाह, ये बहुत ही अच्छी खबर आपने दी है। और जो प्लास्टिक पहले नहीं पता था एग्जैक्टली, और जो प्लास्टिक है इस हवाले से बहुत सारी कहानियां भी हम सुनते हैं, किस्से भी सुनते हैं। अभी तक इंटरनेशनली इसके ऊपर वर्क जारी है कि प्लास्टिक बेसिकली आपको, अगर प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में आप पानी पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो ये आपको मोटा करती है। तो उसकी रीजन शायद यही है जो आपने बताई कि प्लास्टिक की एक मुद्दत मियाद होती है। जब उस मुद्दत मियाद से वो बढ़ जाती है तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और ये उनके साइड इफेक्ट्स में से एक है। और आपने देखा होगा नॉर्मली बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ना खाते पीते इतना ज्यादा हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन ये जो प्लास्टिक की बोतल के साथ वो पानी पीते हैं तो उसके साथ भी उनकी बॉडी में फैट्स आते हैं। और इंटरनेशनली मैंने 2-3 तहकीकात भी इस हवाले से देखी थी और बहुत ज्यादा इस पे काम हो रहा है कि किस तरह से प्लास्टिक की बोतल को रिप्लेस किया जाए। सही। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और आगे पिछले दिनों आपने खबर बताई थी कि एक फोटोग्राफर ने कुछ कितने साल लगा दिए? 10 साल लगा दिए थे उसने चांद के 48 पिक्चर्स लेने में 48 कलर्स उसने चांद के बताए थे। ये जो वेस्टर्न दुनिया है इसका अगर फोटोग्राफर है, इसका जर्नलिस्ट है, इसका वकील है, इसका एक्टर है, जो भी है व्हाटसोएवर, ये बहुत ज्यादा टाइम देते हैं और टाइम देने के बाद अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह से एक इतालवी फोटोग्राफर ने 6 साल का वक्त सर्व किया सिर्फ एक तस्वीर लेने में। वो तस्वीर क्या थी? एक तस्वीर के लिए 6 साल का वक्त। और वो रोज बैठते थे, देखते थे कि किस एंगल में चांद, पहाड़ और एक बासलिका उसको कहते हैं, जो कि रूमी दौर की कदीम इमारत होती है, उसको बासलिका कहते हैं, उनकी हमांगी हो और उनकी हमांगी को वो एक कैमरे में कैद कर सके। और उन्होंने 6 साल में ये कैद किया। इस शाहकार तस्वीर को हासिल करने के लिए ना सिर्फ बेहतरीन वक्त का इंतखाब किया गया बल्कि बेपनाह सब्र और मनसूबाबंदी भी की गई। ये तस्वीर कुदरत के हुस्न और फन तामीर की दिलकशी को यकजा करती है और देखने वालों के लिए हैरत में डाल देती है देखने वालों को। और ये पेशेंस को सलाम देना होगा। 6 साल 10 साल इंतजार करते हैं। हमारे यहाँ तो 6 महीने इंतजार नहीं होता भाई, एक दिन भी नहीं होता। हम ये स्क्रीन पर देखें कि ये जैसे पिक्चर है किस तरह से इसको कैप्चर किया गया है। मतलब बिल्कुल एक इक्वली चांद भी है, पहाड़ का भी है और बिल्कुल इस इमारत को भी कैप्चर किया गया है।
और ये हमें एक मैसेज भी देती है कि आप अगर अपने मंसूबों पर, अपने मकसद पर मुस्तहकम रहें, उसको एंड तक करने के लिए, तो आप कोई भी चैलेंज अबूर कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपने एक काम का इरादा कर लिया है और आप ये कहें कि अब बहुत से चैलेंजेस, रुकावटें आ रही हैं तो उसको खत्म कर दिया। ऐसा ही है ना, सब्र जो है ना, एग्जैक्टली। तो जी अब ये आपने अच्छी अच्छी खबरें तो सुन ली, एक और भी अच्छी खबर है लेकिन कई हद तक उसके जो है वो हमें इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। हसनैन, गुज़िश्ता कई दिनों से हम जो है वो एक ऐसी स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, कभी एआई आता है तो वो रेस्टोरेंट्स में जाता है खाना बनाने के लिए, अस्पतालों में जाता है मरीजों की हेल्प करने के लिए, इसके साथ साथ एक टीचर भी कराची में आ चुकी है एआई, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही एआई का दौर आने वाला है, क्योंकि मसनूई ज़हानत एआई टेक्नोलॉजी तैयार की गई है जो इंसान की जिल्द के बैक्टीरिया को पहचान कर उनकी शनाख्त कर सकती है। और ये टेक्नोलॉजी पर्सनल सिक्योरिटी और निगरानी के शोबे में एक नया इनकलाब भी ला सकती है, लेकिन इससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। अगरचे ये इजाद एक अहम संगे मील है, नो डाउट, एक बहुत माइलस्टोन है अगर ये आ जाए तो, लेकिन इसके असरात पर भी अभी गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि अब आप ये सोचें कि बैक्टीरिया जो है वो भी एआई की मदद से जो है वो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है ना, है ना। हाँ, किसी का बैक्टीरिया दूसरे बंदे में ट्रांसफर करो, उसकी शनाख्त को तब्दील करो। इसी वजह से आपने स्टार्ट में ये कहा था कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है इस हवाले से कि अभी तहकीकात हो रही हैं। हाँ। ये इन्वेंशन ज़रूर है, एआई की जानिब से एक इजाद है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये इतनी सिंपल इजाद नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रोज, कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस होंगे जिसके ऊपर काम करना अभी ज़रूरी है। अब आपने एआई की बात की तो मैं हवाई सफ़र के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। हवाई सफ़र तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग करते हैं। वैसे एक दिन मैंने खबर शेयर की थी आज से 5-6 महीने पहले कि दुनिया में सिर्फ 18 या 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जहाज़ का सफ़र किया। अच्छा। उसके अलावा 80% आबादी ऐसी है जिन्होंने जहाज़ का सफ़र नहीं किया। लेकिन अब एक शख्स ऐसा है जो कि जहाज में पैदा हो गया। अच्छा। मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसकी पैदाइश 30,000 फीट की बुलंदी पर ब्लू जेट तैयारे में हुई, जिसे बॉर्न टू ब्लू का नाम दिया गया और उसका ये मुनफरिद नाम दिया गया उसको और एयरलाइन की जानिब से इस खास मौके पर, क्योंकि ये बच्चे को नाम दे दिया गया, बच्चे को नाम दे दिया गया, वैसे ही उसको दिया, वैसे उसका कोई और नाम भी होगा, ये एयरलाइन ने नाम दिया। और ये बड़ा कम होता है, वैसे होता ही नहीं, इससे पहले नहीं सुना कि जहाज में किसी बच्चे की पैदाइश हुई हो। एयरलाइन ने फिर ये किया कि वो बड़ा पॉपुलर हुआ, ये सोशल मीडिया पे भी आगे पीछे भी, तो उन्होंने इसमें बच्चे के लिए ये ऐलान किया कि उसको तो एक तो नाम दे दिया और दूसरा ये किया कि उसका जो सफर है वो उसको मुफ्त कर दिया सारी जिंदगी के लिए। ये वाकया एविएशन की, ये तो बहुत अच्छी खबर दे रहे हैं आपकी, सारी जिंदगी के लिए मुफ्त कर दिया। और ये वाकया एविएशन की दुनिया में एक यादगार कहानी बन चुका है जो कि जिंदगी की हैरान कुल लम्हों की आकाशी करता है। और एक बच्चा है, देखिए वो पैदा ही, आप उसका फेट चेक कीजिए, वो पैदा ही जहाज में हुआ और ऊपर से अल्लाह ताला ने उसके लिए ये कर दिया कि जहाज वालों के दिल में डाल दिया इसका सफर भी फ्री कर दो। बहुत ही लकी बच्चा था और अब देखेंगे अपनी जिंदगी में वो क्या क्या करता है, क्योंकि उसका सारा सफर ही अब जो है वो मुफ्त हो गया है। सफर भी उसका हवाई था और सफर उसका हो भी मुफ्त गया है और पूरी दुनिया घूम सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि उसके माँ बाप के लिए बड़ा डिलाइटफुल सा एक प्रेजेंट है कि अब बच्चे की जैसे ही आमद हुई तो उसके बाद उनके लिए भी ये अच्छी खबर है कि उनका बच्चा मुस्तकबिल में उसके बहुत से ख्वाब भी होंगे, है ना। बिल्कुल, अभी भी उनके लिए काफी किस्मत खोल चुका है, उसके सफर का उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ये नहीं करना पड़ेगा और बहुत सी उम्मीदें भी वाबस्ता कर ली होंगी अभी से उनके पेरेंट्स से। ठीक है जी, एक अच्छी खबर थी। अब आपको लिए चलते हैं नॉर्वे में, जहां पर जी तेजी से पेट्रोल कारों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो है वो अपनाया जा रहा है। और अक्टूबर 2024 तक अगर हम देखें तो 94% जो है वो नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक थी। नॉर्वे ने अपनी सख्त सर्द आबो हवा, पहाड़ी रास्तों और तवील सफर की मुश्किलात के बावजूद इलेक्ट्रिक कारों को फरोग दिया और ये तब्दीली हुकूमत की मौसर पॉलिसियों और मराद का नतीजा है जिसने नॉर्वे को दुनिया भर में माहौलियाती पायदारी का मिसाली मॉडल बना दिया है। मतलब आप देखें कि नॉर्वे में अब ऐसी निशानियां मिल रही हैं कि अब आने वाले दिन में वहां पर बिल्कुल पेट्रोल वाली गाड़ियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसी। और नॉर्वे की अगर बात की जाए तो एक साफ सुथरा मुल्क है, पूरी दुनिया में इसकी तारीफ की जाती है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और वहाँ पे वो सारी चीजें 2024 तक कन्वर्ट कर चुके हैं। और राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे इतने टैक्सेस लगा दिए जाते हैं कि बंदा कहता है जो मेहरान आपके पास है, जो पुरानी गाड़ी आपके पास है, उसको तो बिल्कुल बेचना नहीं है। और पुरानी गाड़ियों की कीमत भी वैसे भी आसमान को छू रही है। जो नई गाड़ियों की कीमत है वो पहले अगर किसी जमाने में 20 लाख 25 लाख होती थी, अब वो 75 लाख तक पहुंच गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आए रोज हर 15 दिन बाद हम पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी। आए रोज जो है वो इस तरह की पाकिस्तान में जो हैपनिंग्स हो रही हैं उससे हम सब लोग इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन दूसरे ममालिक से हो रही हैं।
इससे यकीनी तौर पर जो है हमें सबक हासिल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी हमारे शॉर्ट स्टोरीज का सेगमेंट का इख्तिताम हुआ चाहता है, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। बैक टू सुख की सोच। आज हमारे साथ बहुत ही खुसूसी शख्सियत मौजूद है। इंतहाई अहमियत के हामिल ये शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी तराने की रिकॉर्डिंग में अहम किरदार अदा किया। मैं बात कर रहा हूँ 86 साला नजम आरा की, जो पाकिस्तान के कौमी तराने की रिकॉर्डिंग में शामिल थी और 11 आवाज़ों में से एक आवाज़ नजम आरा की थी। हमारी रिपोर्टर कराची से आबदा उनके साथ मौजूद है। नजम आरा ने सिर्फ 12 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान से अपने सफ़र का आगाज़ किया और अपनी जादुई आवाज़ से कौमी नगमों की दुनिया पर हुक्मरानी की। आज तक हम सिर्फ सुनते थे, लेकिन अब देख भी लेते हैं। जी आबदा बताइएगा। 70 साल कबल कौमी तराना अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराने वाली गुलकारा नजम आरा आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे मिलवाने वाले हैं। रेडियो पाकिस्तान पर पहली दफ़ा इनकी आवाज़ में कौमी तराना रिकॉर्ड किया गया। आज हम इनसे मिलवा रहे हैं आपको और इनसे जानते हैं कि उस वक्त जो है इनके क्या जज्बात थे जब कौमी तराना इनकी आवाज़ में रेडियो पाकिस्तान पर पहली दफ़ा रिकॉर्ड किया गया और वो देखते ही देखते बहुत मशहूर हुआ और अभी तक मेरे ख्याल में वो सुना जाता है। इनसे आज पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का नजमारा साहबा। बताइएगा कि जब आपकी आवाज़ में रेडियो पाकिस्तान में पहली दफ़ा कौमी तराना नशर हुआ आपकी अपनी आवाज़ में, तो आपके क्या जज्बात थे? जारी है नाकाबिले फरामोश एक बात हुई थी मेरे लिए अब तक कि मुझे एकदम से एक्साइटमेंट ऐसा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी आवाज़ इसमें शामिल होगी। ये तो कौमी तराना था, मेरे साथ और लोग भी थे, लेकिन उस वक्त जो जज्बात थे वो तो इंतहाई खुशी के लम्हात थे कि इतनी बड़ी बात थी कि कौमी तराने में हमें हिस्सा लेना पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा लगा था। और अब तक देखिए लोग याद रख रहे हैं इसी वजह से, कौमी तराने की वजह से लोग जब हर साल लोग याद रखते हैं मुझे कि मैंने हिस्सा लिया था कौमी तराने में। उसे इतना अरसा गुजर चुका है, क्या महसूस करती हैं आप? आज भी आपको उतनी इज़्ज़त उतनी अहमियत दी जाती है जितनी पहले दी जाती थी जब आप गुलकारी करती थी? फिर आपने कौमी तराना जो है सबसे पहले आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। पहले पाकिस्तान में और अब के पाकिस्तान में आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? ज़मीन और आसमान का फ़र्क हुआ। उस ज़माने में जितनी ज़्यादा मतलब अहमियत दी जाती थी इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा मौसीकी को भी और उसको भी, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक़ 15 साल की उम्र से रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रही थी, इसी वजह से मुझे हिस्सा भी लेने का मिला। लेकिन वो जो हालात थे जब, तो उस लिहाज से अब बहुत मतलब फ़र्क महसूस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब वो उतनी पजीराई उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि पहले होती थी, हर चीज़ की होती है। लेकिन बहरहाल कौमी तराने की अपनी जो इफादियत है और अहमियत है वो अब तक बरकरार है कि लोग भूले नहीं हैं कौमी तराने को, याद रखे हुए हैं, बस ये बात है। और ये भी बताइएगा कि जब आप उस ज़माने में जो ज़ाहिर है इतना नहीं जाने देते थे गुलकारी की तरफ, और आपने गुलकारी भी की, इसके अलावा कौमी तराने से आपको शोहरत भी मिली, उस वक्त और आज की जो मौसीकी है, गुलकारी है या कौमी तराने हैं, उसमें क्या फ़र्क देखा है आपने? उस वक्त की मौसीकी और आजकल की मौसीकी में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उस वक्त में जो गाया जाता था वो इंतहाई मेहनत से गाया जाता था और बहुत देर लगती थी हर चीज़ की। लेकिन अब जो हालत है, अब तो जल्दबाजी का ज़माना है कि जो जी चाहा अपना, जिसने जी चाहा गाना गा दिया उठा के। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती थी मौसीकी पर। क्लासिकल मौसीकी होती थी जो अपनी पाकिस्तान में से तो उड़ाई दिया, क्लासिकी मौसीकी को तकरीबन बहुत कम हो गई है। लेकिन उस ज़माने में बहुत बड़े बड़े गाने वाले भी थे रेडियो पाकिस्तान में,
और मौसीकारों की पजीराई भी होती थी, बहुत ज़्यादा अहमियत भी होती थी। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही है अब भी, लेकिन बतदरीज बहुत कम हो गई, बहुत ज़्यादा। जी। अच्छा आपा ये भी बताइएगा कि जब आपको पता चला कि कौमी तराना जो है वो आपको कहा गया है कि ये जो है रिकॉर्ड कराएंगी, रेडियो पाकिस्तान पर ये हिस्सा लेंगी, इन्हीं की आवाज़ में ही चलेगा, तो किसने रहनुमाई की, कैसा लगा आपको उस वक्त? ये असल में बुनियादी जो है वो तो अहमद अली छागला साहब धुन बना के चले गए थे। उसके बाद ये हुआ कि इस पे बोल कैसे लिखे जाएं, तो बहुत शायरों ने वो किया, तो इन्होंने फिर हफीज़ जालंधरी साहब का नाम वो हुआ कि उन्होंने धुन से आहमंगी की। हफीज़ जालंधरी साहब ने इस तरीके से लिखा कि धुन से वो बिल्कुल हमआहंगी हुई। फिर उसके बाद जो असल मेहनत की उसको साज़ों के साथ और मिलाने में सैयद मेहदी ज़हीर ने की। वो फिर तो मेरे साथ, मैं अकेली तो नहीं थी, 10-11 लोग और थे। तो वो फिर वो जो रिकॉर्ड हुआ, पहले तो ये रेगिस्तान में हुआ 54 में, लेकिन वो इंटरनली वो बचता रहा वो। लेकिन फाइनल जो हुआ वो HMV में हुआ, वो 1959 में, जिसका रिकॉर्ड बाकायदा HMV ने बनाया रिकॉर्ड। तो वो जाहिर है कि वो बहुत बड़ी चीज़ थी, और अब तक मुझे एहसास होता है कि वाकई लोग एहसास दिलाते हैं कि मैं मौजूद हूँ इस वजह से कि मैंने हिस्सा लिया था कौमी तराने में। अच्छा आप ये भी बताइएगा, क्योंकि इतना अरसा हो गया कौमी तराने को, ज़ाहिर है अब रेडियो का भी दौर जो है वो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, लेकिन उस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया, उनसे भी तो मुलाकातें हुई होंगी ना, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा बहुत जो असल में जैसे जो बहुत बड़े बड़े लीडर गुजरे उनसे तो मेरा नहीं, लेकिन जो रेडियो से मुतालिक लोग थे तो वो सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी थे, जो डायरेक्टर जनरल थे। वही मुझे लेके भी गए रेडियो। मेरे वालिद से वाबस्तगी थी उनकी देरीना, तो उन्हीं के साथ में गई थी रेडियो पाकिस्तान। तो वो बहुत ऐसी हस्ती थे कि उन्होंने कितने लोगों को, मतलब कितने लोग उनकी वजह से मशहूर हुए, जुल्फ़िकार अली बुखारी साहब की वजह से। और मेरा एक प्रोग्राम जो था जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ वो सरगम था, जो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सुना जाता था, और उस ज़माने के ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुना जाता था। तो उसके रेफरेंस शबनम शकील साहब ने भी दिया, शबनम शकील साहबा ने भी अपने मजमून में दिया है, तो उसको बहुत लोग सुनते थे। वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सुना जाता था, प्रोग्राम वो सरगम। शाहिद अहमद वेली साहब जो डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते थे, वो उस प्रोग्राम को किया करते थे, वो प्रोग्राम को। अच्छा अभी जैसे पाकिस्तान के नेशनल डेज, जैसे स्पेशली यौम पाकिस्तान का दिन आता है, इस तरह की जब तकरीबात होती हैं, जब रेडियो पाकिस्तान का कोई दिन होता है, क्योंकि कराची में भी रेडियो पाकिस्तान का जो स्टेशन है यहाँ पर मौजूद है M.A. जिन्हा रोड पर, तो उनकी तकरीबात में आपको इनवाइट किया जाता है? तकरीबन 3-4 साल हो गए छोड़े हुए मुझे, क्योंकि वो वहाँ पे उसकी इमारत भी तब्दील हो गई थी, और दूसरे ये कि रेडियो पर ज़्यादा इतना, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंटरव्यूज़ रेडियो पे, बहुत बुशरा ख्वाजा साहिबा थी यहाँ पर रेडियो पे, तो उन्होंने बहुत प्रोग्राम मेरे किए रेडियो पर यहाँ पे। फिर उसके बाद वो रिटायरमेंट उनका हो गया, लेकिन अब रेडियो पाकिस्तान की तरफ से कोई इतना वो नहीं होता। ये जो ज़्यादा पजीराई इस्लामाबाद की तरफ से हुई, अब जो अवार्ड जो मुझे मिला तो इस्लामाबाद वालों ने दिया है मुझे अवार्ड, जो दिया। हाँ। अच्छा अब क्या कहना चाहेंगी आखिर में नौजवानों को, नौजवान लड़कियों को, या इसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट है उनको क्या कहना चाहेंगी आप अपने पैगाम में? मैं सबसे बुनियादी चीज़ नौजवानों के लिए तो ये कहूँगी कि वो अपने मुल्क पर
ज़्यादा तवज्जो दें बनिस्बत इधर उधर के। और दूसरे ये कि एजुकेशन का यहाँ जो निज़ाम ख़राब हो रहा है उससे बहुत अफसोस होता है। जो पाकिस्तान में इस वक्त तालीम की हालत है वो बड़ी नागुफ्ता बे है, उसके ऊपर बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो तालीम की तरफ से तवज्जो बतदरीज हट रही है, तो वो नहीं होना चाहिए बस। और वो मुल्क से मोहब्बत करें, मुल्क के लिए काम करें। बुनियादी अब हम लोगों का यही, बच्चों का सबका यही मकसद होना चाहिए कि जो भी हो करें अपने मुल्क के लिए करें, जिससे मुल्क को फ़ायदा हो हमारे। शुक्रिया। आबदा हमारे साथ मौजूद थी, उनके साथ मौजूद थी नजम आरा, और उस ज़माने में रेडियो की बातें कर रही थी। और ये वो नजम आरा हैं जिनकी आवाज़ को आज तक हम सुनते हैं। वो जो पुराना कौमी तराना बजता है तो उसमें उसकी धुनी अलग है, उसकी आवाज़ों की चाशनी ही अलग है। लेकिन हर उरूज को जवाल है, रेडियो को भी एक जवाल हुआ। लेकिन नजम आरा ने जितना भी काम किया, शायद उसमें जो कौमी तराने के हवाले से उनका काम है वो आज भी याद रखा जाता है। हफीज़ जालंधरी ने बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन जो कौमी तराना उन्होंने लिखा है वो आज भी याद किया जाता है। सो कहने का मकसद ये है कि जो कौम के लिए आप काम करेंगे, मुल्क के लिए काम करेंगे, वो ता क़यामत जारी रहता है, याद रखा जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र से वो वाबस्ता थी। एक तो हम जैसे आपस में भी डिस्कस कर रहे थे हसनैन की उनकी एक मेमोरी, वो आजकल के दौर को देखें और उस टाइम के देखें, वो भी एक अच्छा था। खैर ये एक अच्छी बात थी, अच्छी खबर थी जो आपके साथ शेयर की है। लेकिन एक अब बहुत सी ट्रॉमेटिक की एक स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं लोधरा से। पंजाब के ज़िला लोधरा के निजी स्कूल के प्रिंसिपल को 9 माह कबल 7वीं जमात की तालिबा को क्लासरूम में मुबैना तौर पर रेप का निशाना बनाया गया। और लोधरा सदर पुलिस ने 12 साला बच्ची के वालिद की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो स्कूल का मालिक भी है और जिसने वाक़े के बाद स्कूल जाना भी छोड़ दिया, लेकिन अपने वालिदैन को वाक़े के बारे में नहीं बताया था उस बच्ची ने। अभी हमारे साथ जो है वो बातचीत की गई थी बच्ची के वालिद के हवाले से भी कि वो हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। हम चलते अपने कॉरेस्पॉन्डेंट की जानिब, इमरान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम तर वाक़े की तफसीलात हासिल करते हैं कि उनकी वालिद से बातचीत भी हुई होगी। इमरान, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये वाक़या कब पेश आया और इस हवाले से तहकीकात की गई, क्या कुछ है आपके पास डिटेल्स? जी बिल्कुल, ये 27 नवंबर को इन्होंने जो है FIR दर्ज की है जी। और DSP सदर हैं लोधरा के मार इसाक सियाल, उनके मुताबिक लोधरा का नवाई इलाका है डीपे वाला, ये शानाल है लोधरा के साथ, वहाँ पे एक इलाका है डीपे वाला। तो वहाँ पर 7वीं क्लास की बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी, इसको तकरीबन जो है कोई 7 महीने जो है ना ये वहाँ पे पढ़ रही थी पहले। तो ये पुराना वाकया था। तो इसके वालिद ने फिर दरख्वास्त दी पुलिस को कि इस तरह जनाब जो है ना मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, और उसकी उम्र 12 साल है, तो वो 7वीं क्लास की वहाँ स्टूडेंट थी। तो उस पर जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। और पुलिस का ये भी कहना है DSP सदर का कि ये बच्ची स्कूल में सफाई के बहाने जो है ना इसको रोक कर इसके साथ ज्यादती की गई है छुट्टी के बाद। तो पुलिस थाना सदर लोधरा ने मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। और मजीद DSP सदर का कहना है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं और जल्दी जो है ना हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। अच्छा इमरान, घर वालों ने भी हमारे साथ होना था, उनके वालिद साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी उनका नंबर नहीं लग रहा। उनसे आपकी बात हुई, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सका, लेकिन पुलिस के जो DSP साहब हैं वो कह रहे थे कि हमारा राब्ता हुआ है उनसे। तो ये वाकई जो है सारा एक सिस्टम जो है उसके तहत जो ज्यादती हुई है, तो हम इंशाल्लाह इस पर पहुंचेंगे एंड तक कि ये क्या मसला है और क्यों इस तरह हुआ है। अच्छा। तो ये जल्द जो है मजीद इसकी तफ्तीश भी सामने आ जाएगी। अभी वो कर रहे हैं, मजीद हम राब्ते में हैं इंशाल्लाह ना पुलिस से। सही। अच्छा इमरान, ये भी बताएं कि ये बच्ची, आप जैसे खुद बता रहे हैं कि वाकया पुराना है, उसके बाद बच्ची ने जो है वो बिल्कुल स्कूल भी जाना छोड़ दिया, अपने वालिदैन को भी नहीं बताया। क्या बच्ची से भी कोई बातचीत नहीं हुई आपकी, या उनके हवाले से भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि पुलिस की बातचीत अभी तक कुछ भी नहीं आया? तो वो यही असल में सारा जो है ना ये सिस्टम जो है ये पुलिस के पास ही है। मार इसाक सियाल साहब हैं जो DSP सदर हैं, तो वो यही कह रहे थे कि जो बच्ची है उसने जो है वो स्कूल भी नहीं जा रही, और सारा जो है वहाँ पे जब ज्यादती हुई तो फिर वो वैसे भी आपको पता है जब ये मसला हो जाए तो इलाके में भी जो है ना इस तरह का खौफ और राहत आ जाता है, फिर लोग जो है अपने बच्चों को भी रोक लेते हैं स्कूल जाने से। एग्जैक्टली ये सिस्टम, हाँ जी बिल्कुल, तो ये मसला हुआ है सारा। तो इस पे अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है सारा जो है।
ठीक। थैंक यू सो मच। इमरान हमारे साथ मौजूद थे और इस वाक़े से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे कि क्या कुछ सूरत हाल बनी और इस हवाले से अब इन्वेस्टिगेशन भी जारी है कि किस तरह से अब हकाइक सामने आते हैं, और फिर जब हकाइक सामने आएंगे ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिनके ऊपर जो है हमें तहकीकात करनी चाहिए, और जो वाक़या मीडिया के सामने आता है उसको रिपोर्ट भी किया जाता है। तो जी ये सेगमेंट हमारा ख़त्म हुआ। विल बी राइट बैक सून। इसके बाद फिर आपको मज़े मज़े के सेगमेंट्स दिखाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और उसके हवाले से सामने आने वाली एक ऑडियो भी है जो बहुत से सवालात छोड़ रही है। इस्लामाबाद में पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक हुई है, जिसमें उन्होंने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और एहतजाज की क़यादत के हवाले से अहम बातें की हैं। अली मोहम्मद खान ने बानी चेयरमैन इमरान खान के फैसलों और पार्टी की दाखिली पोजीशन पर भी तनकीद की है। जब हम बात करते हैं पीटीआई रहनुमाओं से तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के हवाले से, जिन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और कहा है कि 26वीं यानी तरमीम के बाद हुकूमत ने वही काम शुरू कर दिए हैं जिसे रोकने की बात की गई थी। इस तमाम तर मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे आज हसनैन। बिल्कुल इसी मामले पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे गेस्ट हमारे पास मेरे ख्याल मौजूद हैं, खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अली मोहम्मद खान की जो ऑडियो लीक हुई, इससे कोई असरात पड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और उनकी जो अंदरूनी आजकल सियासत चल रही है? 2 साल से हुकूमत ने मुतअद्दिद बार कई ऑडियोज, कई वीडियोस और कई इल्ज़ामात लगाए, कई मुकदमात किए। और इलेक्शन से आप याद करें कि 8 फरवरी को इलेक्शन था और उसके एक हफ्ता पहले इमरान खान और बुशा बीबी को 3 मुकदमात में मुख्तलिफ कोई 30 साल से ज्यादा की मजमूई तौर के ऊपर सजाएं दी गई। लेकिन 8 फरवरी को जब इलेक्शन नताइज आए तो उससे हुकूमत खुद भी जो है कि परेशान थी कि ये क्या हुआ, ये कैसे लोगों ने कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो चीजें कि जो माजी में भी ये सारी तरीके वारदात जो है इस्तेमाल किए जा चुके हैं, तो वो अभी जमाना बदल गया है। इस किस्म की ऑडियोज ये करना वो अब लोग इन चीजों के ऊपर यकीन नहीं करते। लोग देखते हैं यहाँ पर अब पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को या नून लीग को अगर आप देखें तो नून लीग में नवाज शरीफ को अगर आप एक साइड पे कर दें तो नून लीग की उसके बाद वही हालत होगी जो आजकल आपको नजर आती है। इसी तरह से भुट्टो पीपल्स पार्टी से अलग कर दें तो पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल वैसी आपको होगी जो अब उसके अंदर भुट्टोइज्म नहीं रहा, तो अब पीपल्स पार्टी की हालत भी देख लें क्या है। तो पीटीआई भी इमरान खान और इमरान खान ही है। तो इमरान खान के अलावा बाकी जितने मर्जी इख्तलाफात कर लें, जो मर्जी बातें कर लें, इमरान खान एक बात करता है और वो जेल से अंदर होती है और वो इनडायरेक्ट बाहर बातें आती हैं और लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये जो एक लीडरशिप के ऊपर जो एतमाद का मामला है, मेरा ख्याल है कि वो जो पीटीआई के अंदर है इस वक्त वो शायद किसी और जमात में नहीं है। तो इसलिए इस किस्म की ऑडियोज और इस किस्म की चीजें जितनी बार भी आई हैं, मेरा ख्याल कि पीटीआई को कमजोर करने में या उसकी जो ताकत है इस वक्त अवाम की जो सपोर्ट उसको खत्म करने में या कम करने में ऐसी चीजें जो है कारगर साबित नहीं हुई हैं। अच्छा खालिद साहब, अभी तो आपने जैसे कहा कि अब ये ऑडियो लीक का कोई खास कारगर साबित नहीं होगी और कोई इफेक्ट भी नहीं करेगी, लेकिन इस वक्त ये बातें भी चल रही हैं और कुछ सोशल मीडिया पर शायद आपको इस हवाले से भी पता हो किस हद तक इसमें सदाकत है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अब दिसंबर के पहले हफ्ते तक एक और कॉल भी दी जा सकती है। आपको लगता है कि डीयूसी की ये एक वॉइस कॉल होगी अगर दी जाती है? 7 दिसंबर तक का वक्त कहा जा रहा है एक नई कॉल का, फिर से इस्लामाबाद आने का, फिर से वही चीज़ें देखने में आएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स तो आ रहे हैं पार्टी में, क्योंकि जिस पार्टी ने इनको डिवाइड कर दिया गया, पार्टी डिवाइड हो गई एक एहतजाज के बाद। देखें, ये पार्टी अभी डिवाइड आप कह रहे हैं, इस पार्टी को 3 पार्टियों में तकसीम कर दिया गया था फरवरी 8 से पहले, जिसमें एक आईपीपी बनी थी हलीम खान और जहांगीर तरीन की क़यादत के अंदर, एक बनी थी पीटीआईपी परवेज खटक की क़यादत के अंदर। उन दोनों पार्टियों का क्या हशर हुआ 8 फरवरी? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में इस किस्म के तजर्बात माजी में होते रहे हैं। जब नून लीग में से काफ निकाली गई और काफ लीग
पूरी हुकूमत बन गई। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के अंदर से पेट्रियाट निकाला गया। तो मैंने ये कहा कि अब सियासत के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, अब बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। ये अब 80 का दौर नहीं है, ये 90 की दिहाई नहीं है कि जब इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके की जाती रहे। अब चीजें बहुत सी बदल गई हैं, जमाना बदल गया है, उसकी तकाजे बदल गए हैं। तो ये अभी अगर पीटीआई की जानिब से आप ये देखें कि इमरान खान मुसलसल पिछले 1-2 साल से बाज़ वक़्त ऐसा भी हुआ है कि 24 घंटे के नोटिस पे उन्होंने कोई जलसे की या रैली की या इस किस्म की कॉल्स दी हैं, तो लोग उसमें भी आए हैं। और अभी भी आपने 4 अक्टूबर को देखें जब इन्होंने अनाउंस किया और अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में अचानक जो है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए और फिर वहाँ से वो गायब हो गए और अगले दिन जो है पेशावर से नमूदार हुए थे। उस वक़्त भी लोग कह रहे थे जी कि ये कारकुनों को धोखा दे दिया अली अमीन गंडापुर ने और क़यादत ने। अब जो है कि बिल्कुल ये पार्टी दर-बदर हो जाएगी, इनके हौसले टूट जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब नवंबर में कॉल आई तो उससे ज्यादा लोग बाहर आ गए। तो अभी भी मेरा ख्याल है असल इसमें चीज देखें वो है जो अवाम के साथ धोखा हुआ ना 8 फरवरी को, अवाम उसको भूल नहीं रहे। अवाम ये कह रहे हैं कि जी हमने जिसको मैंडेट दिया हुकूमत वो होनी चाहिए थी। ये नहीं हो सकता कि अवाम जिसको मैंडेट दें और सुबह जब आंख खुले तो पूरी की पूरी जो रियासत की मशीनरी है वो अवाम के मैंडेट को चोरी करके किसी और की जो है कि झोली में डाल दे। तो अवाम उस पे काफी रिएक्शन दे रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अभी हफ्ते बाद आती है या 15 दिन बाद कॉल आती है, वो अडाला जेल के अंदर केसेस की समाअत होनी है। तो उसमें अगर वकला और वो फैमिली को मुलाकात होते हैं तो फिर फायर मैसेज आएगा, अच्छा जी क्या सिचुएशन है क्या नहीं है और कब कॉल आएगी। अच्छा खालिद साहब, एक मिसाल दी जाती है, मैं चाहता हूं कि आप इस पे भी रोशनी डालें कि जिस तरह से एमक्यूएम को ख़त्म किया गया था, एमक्यूएम के कायद को बिल्कुल पार्टी से अलग कर दिया गया था, उसी तरह से कुछ फैसल वाडा साहब भी बातें कर रहे हैं कि उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ख़त्म किया जाएगा और इमरान खान को माइनस किया जाएगा। देखिए, अल्ताफ हुसैन का एमक्यूएम का और इमरान खान का बड़ा डिफरेंस है दोनों चीजों का। एमक्यूएम जो है कि वो कराची और हैदराबाद की पार्टी थी और एक तवील अरसे से अल्ताफ हुसैन जो है वो बैरून मुल्क क़याम कर रहे थे और वो एक खुद साख्ता जिला वतनी पे थे और वहां से बैठ के चीजों को कंट्रोल करते थे और पाकिस्तान में वो नहीं थे। फिर उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दे दिए जो फिर वो खुद भी समझते थे कि नहीं ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे और वो पाकिस्तान की जो वहदत थी, यकजहती थी या पाकिस्तान का वजूद था उसके नफी करते थे। तो इसलिए जो है कि उसको तो कर लिया गया। मैं अभी जो है कि इमरान खान वो नहीं, इमरान खान तो पाकिस्तान में, उनको तो ऑफर की जा रही है बार बार कि आप सियासत छोड़ दें, खामोश हो जाएं, बाहर चले जाएं कुछ अरसे के लिए तो आपके तमाम केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। फिर इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस बनाए गए उन सब में तो वो इस वक्त या जमानत हो चुकी है या वो सजाएं खत्म हो चुकी हैं। अभी तो सिर्फ वो थाना न्यू टाउन पिंडी के मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया हुआ है और वो एक हवालाती हैं, वो कैदी तो है नहीं है, लेकिन उनको अंदर रखा गया। तो इसलिए उनमें और इनमें बड़ा फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जितनी मर्जी कोशिशें कर ले और मैंने जैसे पहले कहा कि देखिए भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया। एग्जैक्टली। आपको 40-50 साल बाद जो है कि माफी मांगनी पड़ी कौम से और अदालत ने कहा कि नहीं जनाब गलत हुआ। अब उसके साथ भुट्टो के साथ तो गलत हो गया, लेकिन गलत करने वालों के साथ क्या हुआ वो देखते थे। फिर इसी तरह से आप कहेंगे जनाब के फातिमा जना के साथ क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, अदालतों ने फैसले दिए, फिर रिवर्स भी हुए, सारी चीजें हुई। तो मेरा ख्याल है कि हमें तारीख से सबक सीखने चाहिए रेदर देन कि हम तारीख की गलतियों को बार बार दोहरा कर अवाम और रियासत के जो इदारे हैं उनके दरमियान जो फर्क है वो डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको खत्म होना चाहिए। खालिद साहब मसला यही है कि हम सबक ही नहीं सीखते। हर हुकूमत आती है अपना रिवेंज निकालती है पिछली हुकूमत से। अब एक और भी बात है खालिद साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बलोचिस्तान असम्बली में तो करारदाद मंजूर हो चुकी है, पंजाब असम्बली में भी मंजूर की जाएगी, जमा करा दी गई है। अब देखना है कि वहाँ पर क्या होता है। पाबंदी के हवाले से पीटीआई पर आप समझते हैं कि ये पाबंदी लगनी चाहिए या फिर लग सकती है? जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि हम सबक नहीं सीखते, तो अगर ये हुकूमत अब पाबंदी लगाती है तो इन फ्यूचर उनको भी ऐसा सामना करना पड़ सकता है। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब के ऐसे बयानात या ऐसे इंटरव्यूज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बतौर सबूत इंडिया ने पेश किए और पाकिस्तान के खिलाफ वो शहादत के तौर पे इस्तेमाल किए गए, क्या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी पाबंदी लग जानी चाहिए? एग्जैक्टली।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, और आज हम कहते हैं सारी, आज तो अदालत ने खुद भी कह दिया कि जनाब वो गलत फैसला था, और वो जनरल ज़ियाउल हक और उस वक्त की फौज की स्टैब्लिशमेंट ने जो है कि अदलिया को मैनेज करके करवाया था। और उसके बाद अल जुल्फकार तंजीम बनी थी, जिसको दहशतगर्द तंजीम कहा जाता था, जिसने PIA का जहाज भी अगवा किया था, और पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात भी हुए थे। तो क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लग जानी चाहिए? फिर मेरा ख्याल है कि अगर ये दो जमातें हुकूमत में है, जिनके अपना माजी में ऐसे वाकयात हैं जो संगीन गलतियों की निशानदेही करते हैं, और दोनों जमातें अगर उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी हुई और वो सियासत में है, तो फिर ये देखना चाहिए कि PTI ने जो है कि ऐसी कौन सी संगीन गलती की है कि जिसकी बुनियाद वो कह रहे हैं सिर्फ सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने भी FSF बनाई थी, जो सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस करना, और अभी ये हुकूमत भी टास्क फोर्स बना रही है जी, एंटी राइट्स टास्क फोर्स। भाई, जिस मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है, संगीन दहशतगर्दी का सामना है, आए रोज जो है कि बैरूनी दहशतगर्द जो है कि पाकिस्तान पे हमलावर हो रहे हैं, वहां पे अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए इदारे बनाए जा रहे हैं, उनको ताकत दी जा रही है, लेकिन वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। तो मेरा ख्याल है तरजीहात हमें देखनी चाहिए कि हमारी तरजीहात क्या है, हमारे मसाइल क्या है, और उस नतीजे में हमारी तरजीहात। खालिद साहब, आपने कॉल की बात की थी कि कॉल खान साहब की जब भी हियरिंग होगी वो कॉल दे सकते हैं, लेकिन जब ये डी चौक पे धरना हो रहा था उसके बाद मैंने बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से मुलाकात की, तो वो तो कहते हैं कि अब क़यादत के ऊपर उनका कोई एतमाद नहीं है, ना बुशरा बीबी के ऊपर, ना अली अमीन गंडापुर के ऊपर, ये खड़ा नहीं होते जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्या लोग अब इनकी कॉल पे बाहर निकलेंगे? देखिए, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो क़यादत बाहर है, इस पे किसी पर एतबार नहीं है हमें। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि इमरान खान पर एतबार नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब खान बाहर आएगा तो बाहर निकलेंगे, देखें जो हमारे साथ खड़ा रहेगा। ये तो खड़ा ही नहीं रहते। देखें, मेरा ख्याल है कि इमरान खान आज भी अगर जाते हैं बुकला, या पता नहीं आज वो मुलाकात करवाते हैं नहीं करवाते, या जज साहब अगर आ जाएंगे, समाअत हुई तो आज शाम तक चीजें सामने आ जाएंगी। मेरा ख्याल है कि इस पार्टी के बारे में बड़ी मिसकैलकुलेशन की गई है, और बिलखसूस इस पार्टी के बारे में तो ना कहना चाहिए, बल्कि अवाम का, और अवाम का जो इमरान खान के ऊपर जो एतबार है, एतमाद है, उसके बारे में मिसकैलकुलेशन की। और ये पहली मिसकैलकुलेशन जनरल बाजवा ने की, जिसने, उसको अंदाजा नहीं था, उसका ख्याल था कि अच्छा सियासी जमातों के साथ मिलकर हम ये सब कुछ करेंगे। और उसके बाद हमेशा ये हुआ है कि जब भी 99 में मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, कू किया, बगावत की, तो अवाम ने मिठाइयाँ बांटी थी, बेनज़ीर ने मिठाइयाँ बांटी थी, पीपल्स पार्टी ने मिठाइयाँ बांटी थी। तो हमेशा जो है कि फूल लेके खड़े होते हैं लोग, तो इस दफा भी होगा, लेकिन इस दफा लोग सड़कों पर आ गए। वो अभी तक इनको ये समझ नहीं आ रही कि मैंने जैसे पहले कहा कि ये 60 की दिहाई नहीं है, ये 80 की दिहाई नहीं है कि आप फातिमा जनाब को भी इलेक्शन चोरी कर लेंगे, सिर्फ जो है कि 80,000 लोगों को वोट का हक देंगे, बाकी सब का हक मार जाएंगे। आपने 1971 में अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, मुल्क 2 टुकड़े हो गया, अभी वो भी आप देख लें। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि हम जो फातिमा जनाब के साथ जो कुछ हमने किया, वही हर लीडर के साथ बार बार क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं सीखते सबक? ये हम क्यों समझते हैं कि जो चंद अफराद जो हैं, 2, 4, 5 अफराद जो हैं वकले खोल रहे हैं और वो पाकिस्तान को शायद ठीक चला सकेंगे, वो पाकिस्तान को ठीक नहीं चला सकते। और 70 साल से ये साबित है कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान के साथ आजाद होने वाले मुल्क कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। इसलिए कि हम जो बंद कमरों के अंदर बैठकर बंद ज़हन के साथ फैसले करते हैं, इसलिए मुल्क को एक बंद गली में डाला हुआ है आपने। इसको जरा ज्यादा वुसअत नजरी से देखना होगा, और ऐसी क़यादत इसको चाहिए कि जो वो बंद कमरों में बैठकर बंद ज़हन के साथ फैसले ना करती हो, बल्कि खुले दिलो दिमाग के साथ फैसले करती हो। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम जो है कि वो बंद कमरों के अंदर नहीं है, वो खुले दिलो दिमाग के साथ चीजों को देख रहे हैं। तो इसीलिए वो उनके जो बंद कमरों में फैसले करते हैं उनके साथ नहीं खड़ी, और उनको परेशानी भी यही है सबसे ज्यादा कि वो हमारे साथ क्यों नहीं है अवाम। ठीक हो गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कह रहे हैं कि बंद फैसले नहीं होने, बल्कि अवाम में आपने खुले दिलों के साथ जाके वो समझते हैं फैसले करने होंगे। खवातीन नौज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
बैक आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से होने वाली पेशरफ्त और दोनों पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट के हवाले से हालिया तनाज़ात पर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी जो होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान के पास हैं और इसलिए भारत ने पाकिस्तान में खेलने से कैटेगरी के लिए इनकार कर दिया है, जिसके बाद आईसीसी और दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल ऐसे ही इन मुज़ाकरात में क्या कुछ होगा, क्योंकि अब फ्लोटिंग फार्मूले की बात हो रही है, पार्टनरशिप फार्मूले की बात हो रही है। उस फार्मूले के तहत पहले तो ये खबरें इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की कि इंडियन मीडिया ये कह रहा था हमें कि एक पार्टनरशिप की बात हुई, एक मंसूबे की बात हुई, तो उसमें अब अगले 5 साल के लिए वो बता रहा था 2031 तक के ये कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन अब नई रिपोर्ट्स आ रही है जिनके तहत अगले 3 साल तक एक फ्लोटिंग फार्मूले की बात हो रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर कल मैच के ऊपर अगर बात करें तो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी है। पाकिस्तान की जानिब से बड़ा शानदार खेल पेश किया गया। ओपनिंग शराकतदारी बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद तैयब ताहिर और इरफान नियाजी की जानिब से एक चढ़ाई देखने को मिली, जिसकी बदौलत पाकिस्तान 165 रन बनाने में कामयाब हुआ। और फिर पाकिस्तान के बॉलर्स हमेशा की तरह पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। हालांकि उसमें कोई पुराना बॉलर नहीं था, एक हारिस रऊफ को छोड़ के सारे ही नए लड़के थे। इनएक्सपीरियंस टीम थी, लेकिन बॉलिंग लाइन अपने पाकिस्तान के साथ वफा की। जिक्र करना होगा यहाँ पे अबरार अहमद का, शानदार बॉलिंग की अबरार अहमद ने। फिर सुफियान मुकीम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर ही इज, इनका एटीट्यूड, इनका टेम्परामेंट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हारिस रऊफ के हवाले से भी एक खबर ये आ रही है कि हारिस रऊफ, खबर क्या अब तस्दीक हो चुकी है कि वो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। अगर T20 इंटरनेशनल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान इज गोइंग गुड। एक बैकअप टीम की हम बात करते थे, बैकअप खिलाड़ियों की बात करते थे, वो बैकअप हमें देखने को मिल रहा है जिम्बाब्वे की सीरीज में, और वो रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है। जिस तरह से हमने बी टीम भेजी थी अफगानिस्तान के खिलाफ, उसने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया था आज से 2 साल पहले नजम सेठी के दौर में, लेकिन अब हमारी टीम परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, एग्जैक्टली। और ये जिस तरह के हसनैन ने बात की है कि ओडीआई सीरीज के बाद अब T20 सीरीज का आगाज हुआ है और जिस तरह से नया टैलेंट हमें नजर आ रहा है, तो ये चीज़ हमें बता रही है कि स्ट्रैटेजी जो है वो पाकिस्तान की नजर आ रही है कि नए टैलेंट को लाना चाहते हैं और उसको सही तरीके से पॉलिश करना चाहते हैं। ऐसा ही है चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अली ताबिश, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ हमें इंडिया से ज्वाइन करेंगे मनोज दत्त साहब। वेलकम टू सुबह की सोच यू। सबसे पहले तो जी जो अली हैं आपकी तरफ बढ़ते हैं और आप मनोज साहब की तरफ चलें। अली क्योंकि आज बड़े बिजी हैं, इनके वालिद साहब की बर्थडे है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वो टाइम और भी ले लें। हैप्पी बर्थडे भी उनको कहते हैं। पहले मनोज भाई की तरफ चलते। मनोज जी बताइएगा, अब एक फ्लोटिंग फार्मूला, पार्टनरशिप फार्मूले की बात हो रही है, आपके पास क्या खबरें, क्या ये फार्मूला आपको इस पे अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा हम सभी को, आप सभी को, कि जय शाह साहब ने आईसीसी चेयरमैनशिप संभाल ली है। बहुत मुबारक। और ये सभी एशियन कंट्रीज के लिए बहुत प्राउड की बात है कि एक एशियन चेयरमैन बना है आईसीसी का। और अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात वो है कि जो आईसीसी ने जो भी डिसीजन लिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ द एसओपी, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, उसके तहत जो भी मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ है उसके तहत कार्रवाई की गई है। और मेरा मानना यह है कि जो भी आईसीसी का निर्णय है उसे पाकिस्तान को मानना पड़ेगा और चैंपियंस ट्रॉफी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द आईसीसी होगी। भले ही भारत और पाकिस्तान स्टेक होल्डर्स जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी है उसको अडेयर करना बेहद जरूरी है। अच्छा मनोज, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, लेकिन जो खबरें ये आ रही थी, भारत से हमें खबरें मिल रही थी 2031 तक फार्मूले की बात हो रही थी, फिर अब 3 साल फार्मूले की बात हो रही है, लेकिन एक खबर ये आ रही है कि भारत इस पे राजी नहीं हो रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान की टीम को लेकर के अगर पाकिस्तान सरकार आपको मना करेगी तो आप कहीं किसी देश में विजिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पहली बात। और काफी सालों तक जो साउथ अफ्रीका है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहा है क्योंकि सभी देशों ने उसका बहिष्कार किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमारी सीमाएं होती हैं, हम एक रेडियस के अंदर काम करते हैं और जब भी सरकार का निर्णय होता है उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है, चाहे भारत सरकार हो चाहे पाकिस्तान सरकार हो। ठीक हो गया। अली आपकी तरफ आते हैं। आप आज बर्थडे में भी मसरूफ हैं, एक दफ़ा फिर अंकल को हैप्पी बर्थडे। आपकी खुशी में हम भी बराबर के शरीक हैं। जिस तरह मनोज साहब ने कहा, जय शाह की खुशी हम सब मना रहे हैं, तो ये बताइएगा कि अब होने वाला क्या है? एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी है। किसी भी फार्मूले के ऊपर अभी तक कोई हौसला अफजा खबरें हमारे पास भी नहीं है और इंडियन मीडिया के पास भी नहीं है। देखिए, कंफर्मेशन तो अभी तक किसी चीज की नहीं आई, तो जितना आपका गैस होगा उतना ही मेरा गैस होगा और पूरी दुनिया का गैस होगा। सॉरी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि
एसओपीज की हम बात करें तो मतलब एसओपीज तो है कि जिस कंट्री में होस्ट किया जा रहा है आपको वहां जाना चाहिए। मनोज साहब ने सीनियर बंदे हैं, साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दी। साउथ अफ्रीका में उस टाइम अपार्थीड चल रहा था, उसमें जो है ना वॉर सिचुएशन थी और उसमें तफरीक डिस्क्रिमिनेशन का मामला था। इस वजह से पूरी दुनिया ने उनका बॉयकॉट किया हुआ था, तो बड़े अरसे वहां पे क्रिकेट नहीं हुई। नाउ द थिंग इज कि हर टीम पाकिस्तान आ चुकी है। आप हर टीम को छोड़े, मैं इंडिया की टीम्स की बात कर लेता हूँ। 2024 में इंडिया की टेनिस टीम खेल के गई है डेविस कप। उससे पहले इंडिया की हॉकी टीम खेल के गई है क्वालिफायर्स के मैच। तो आई डोंट गेट इट कि ठीक है इंडियन क्रिकेट टीम को इजाजत नहीं मिली इंडिया की सरकार से, तो मे बी शायद उनको बाकी टीमों से उतना प्यार नहीं होगा और इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत ज्यादा प्यार है। बिकॉज वी नो के पैसे जो है ना इंडिया में एक बहुत बड़ा चंक जो उनकी क्या कहते हैं इकोनॉमी को देता है वो बॉलीवुड देता है और उनकी क्रिकेट देती है। तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि उनको उससे ज्यादा प्यार होगा, उनका ज्यादा वो कमाऊ पूत है, वो उनका ज्यादा बड़ा बच्चा है जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आने देंगे। माई कंसर्न इज कि यार ऐसी जब भी सिचुएशन होती है, हमने पहले भी हाइब्रिड मॉडल पे खेला था, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल पे खेलना इस टाइम बाद इस चीज की है कि हम जो चीज प्रपोज कर रहे हैं वो हमारी रिस्पेक्ट के लिए, कि दुनिया का हर मुल्क जो खेल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान आने को तैयार है, सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को इजाजत नहीं मिल रही। तो वो बात अभी तक बहुत स्ट्रेंज है। और हम हाइब्रिड मॉडल की अगर बात करें तो फिर इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, फिर प्रॉपर प्रोसीजर उस तरह से भी फॉलो होना चाहिए कि यार अगर आप एक जगह नहीं जा रहे और फिर हमारा वहां जाना तो जिल्लत की बात है। क्वाइट फ्रैंकली ये बात हम बहुत दफा रिपीट कर चुके हैं कि आप जिस वजह से नहीं जा रहे आप वो तो बता दो, वो अभी तक किसी को पता नहीं लग सकी। एंड यस, जेशा हैज बिकम द आईसीसी चेयर। उससे पहले मिस्टर जहीर अब्बास भी रहे हैं और मिस्टर एहसान मानी भी रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान एज द चेयर, एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट। बट आईसीसी का चेयर होना इज जस्ट कमेमोरेटिव पोजीशन। आपके एक्चुअल सारी जो क्या कहते हैं काम काज हैं, जो जो मामलात हैं, उसको देखता तो उनका बोर्ड है। यस, बोर्ड में आपको टेबल सीट जरूर मिलेगी, लेकिन समझ से ये बात बाहर है कि आप वजह तो एक दफा बता दें कि आप क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, जैसे मनोज साहब, अब अली ने कहा कि वजह बता दें, क्योंकि एक सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस को वजह बनाना ये कोई मुनासिब बात नहीं लगती। और सिक्योरिटी तो आपको पाकिस्तान में सिक्योरिटी जितनी टीम्स को दी जाती है शायद वो उतनी हमारे पीएम को भी नहीं दी जाती। अब बात ये है कि अगर आप लोग फ्लोटिंग फार्मूले पर राजी नहीं हो रहे तो फिर पाकिस्तान कैसे आएगा? अभी आप देखिए, सितंबर में आपकी हॉकी टीम हमारे यहाँ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आई और 2025 जनवरी फरवरी में खो खो का वर्ल्ड कप होना है, उसका इनविटेशन पाकिस्तान को भी गया है। पाकिस्तान की खो खो की टीम भी खेलने आनी है। तो आप इसको इस तरीके से ले लीजिए, अगर पाकिस्तान सरकार खो खो की टीम को मना कर देगी तो क्या खो खो की टीम खेलने आएगी? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खेल संबंध तो बहुत मधुर है, हम कहाँ मना कर रहे हैं खेलने के लिए। अभी हम हाल में ही यूएस में वर्ल्ड कप खेले, उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में खेले, उससे पहले एशिया कप सेमीफाइनल फाइनल सब जगह खेले हैं। पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तो सभी भारतीय तैयार रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सरकार का फैसला है उसका सम्मान बेहद जरूरी है। बीसीसीआई ने जो एक कॉल लिया है वो लेकिन कहीं सर, आपके जो फॉरेन फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान हैं वो तो ये कहते हुए नजर आए कि बेसिकली बीसीसीआई की जानिब से हमें ये प्रपोजल आया है कि हमें कुछ सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो ये बीसीसीआई का टेक है। वो अगर कहते हैं खदशात हैं तो ठीक है, हम उनके साथ खड़े हैं। तो मतलब कि बीसीसीआई सारी चीजें कर रही है, सरकार की जानिब से तो इतना प्रोवोक नहीं किया जा रहा। देखिए, कोई भी अगर रिक्वेस्ट होती है उसके साथ रिकमेंडेशंस होती हैं प्रपोजल के अंदर, और जो भी रिकमेंडेशंस भारत सरकार के पास गई होंगी भारत सरकार ने माना होगा। और जैसा कि अभी मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप कामकाज को आपने चलाना है तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है, एक सिस्टम रहता है, उसके तहत ही आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज पॉलिसी ए रहेगी, कल पॉलिसी बी रहेगी, परसों पॉलिसी सी रहेगी, ऐसा नहीं रहता। जिस तरीके की सिचुएशन रहती है उनके लिए हर तरीके की एक गाइडलाइन होती है, यार्ड स्टिक होता है, पैरामीटर होता है, जिसके तहत काम किया जाता है। बीसीसीआई ने माना कि जो स्थिति है, जो डेवलपमेंट्स हैं, उसको ध्यान में रख करके जो भी रिकमेंडेशन सरकार को दी, सरकार ने माना। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये वो लेवल नहीं है कि हम यहाँ पर बैठ करके इस बात पे डिस्कशन करें कि भारत पाकिस्तान खेलने आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सरकारों के बीच के मामले हैं। हम तो खेल की बात कर सकते हैं। और बीसीसीआई ने साफ तौर से कह दिया है भारतीय टीम खेलेगी, कहीं भी न्यूट्रल वेन्यू पे जाकर के खेल सकती है, और हम खेल ही रहे हैं। हमारे आपके साथ कितने अच्छे संबंध है। आप देखिए ना, आपकी हॉकी की टीम हमारे यहाँ खेलने आई, बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। और अब जनवरी फरवरी में आपके खो खो के खिलाड़ी आएंगे, उनको भी बहुत सम्मान और प्यार दिया आप आ जाए, जाएगा। आपको भी सम्मान देंगे, प्यार देंगे।
अच्छा, एक और चीज है इस प्रोग्राम के मार्फत मैं एक ना सजेशन देना चाहूंगा जी। कि काफी टाइम से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैचेस है ना, आईसीसी इवेंट्स तो हो रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, T20 वर्ल्ड कप है या ओडीआई वर्ल्ड कप है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में स्पोर्ट्स को डेवलप करना है ना, तो क्यों ना हम ये पहल कर दें कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे हम अपने मैचेस खेलें। अभी ऑस्ट्रेलिया के और भारत के बीच में पर्थ में टेस्ट मैच चल रहा था, वहां पे बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था, मैं उसको देख रहा था कि ऑस्ट्रेलियन कुछ जर्नलिस्ट कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज मेलबोर्न में अगर हो तो क्या मजा आएगा देखने का, क्या स्पेक्टेटर्स रहेंगे और क्या कंपटीशन होगा। और वही अगर इंडिया भाई पाकिस्तान पर्थ मनोज में भाई, खेलेंगे मेरा तो इसी सी एक बात अलग पे ही मजा है देखने का। छोटी सी बिनती एक्चुअली ये है। मेरा मानना है कि क्रिकेट का मजा लेना है हमें। अच्छा, सर अली बिल्कुल कुछ लेना है। कुछ कहना चाह तो रहे हैं। वही बात, वही मजा बहुत बहुत इससे नेक्स्ट लेवल पे बहुत दोबारा हो जाएगा कि वही मैच अगर लाहौर में होगा, वही मैच अगर मुंबई में होगा, वही मैच ईडन गार्डन्स में हम खेल रहे होंगे। हम खेलें, बराबरी पे खेले ना। हम आप हमारी कराची की आवाम को भी वो मैच देखने का मौका मिले, वो पिंडी की आवाम को भी देखने का मिले, वो लाहौर की आवाम को, वो मुल्तान की आवाम को, वो चंडीगढ़ की आवाम को, वो क्या कहते हैं कोलकाता की आवाम को, वो दोनों अवाम जो जो फैंस हैं, जो एक्चुअल मुल्कों के फैंस हैं, उनको मैच देखने का मौका मिले तो वो ज्यादा बेहतर बात नहीं होगी। बिसाइड्स ये कि हम यूएसए में जो है इवेंट का मैच खेल रहे हो, चले बायलैटरल सीरीज इंग्लैंड में खेल रहे हो, चले बायलैटरल सीरीज दुबई में खेल रहे हो, उसका बात तो तब बनेगी ना जब वो मैच लाहौर में हो रहा होगा या मुंबई में हो रहा होगा, क्योंकि वो फैंस तो वहां, असल फैंस तो वहां। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे फैंस नहीं होंगे, बट द पॉइंट इज कि हम लोग जो जो इस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, वी वांट आर क्रिकेट, हमारी स्पोर्ट हमारे सामने खेली जाए ना। जो असल अवाम है पाकिस्तान की, वो तो पाकिस्तान में, वो बाहर भी है, वो इंडिया की भी बाहर भी है, लेकिन एक्चुअली तो इधर है ना। तो अगर इधर की अवाम डिप्राइव कर दी जाएगी इस फैक्ट से कि पाकिस्तान का कोई इवेंट अगर पाकिस्तान में हो रहा है फाइनली आफ्टर सो मेनी ईयर्स, और हम देख ये रहे हैं कि इंडिया की टीमें आगे खेलती रही हैं पाकिस्तान में, सिर्फ क्रिकेट टीम को इजाजत नहीं मिल रही, तो वो बात थोड़ी सी जस्टिफाइड नहीं है ना, वो बात थोड़ी फेयर नहीं है ना कि पाकिस्तानी फैंस के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मैं इसमें पॉलिटिकल चीजों में नहीं जाता, मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ इस चीज पे, लेकिन सबसे ज्यादा फेयर, सबसे ज्यादा बेस्ट बात तो ये होगी कि पाकिस्तान और इंडिया मैचेस खेलें, तो वो हमारी अपनी पिचेस पे खेलें या आपकी पिचेस पे खेलें, लेकिन खेलें तो उन फैंस को मजा तो आए। पाकिस्तान तो इंडिया में आके खेलता रहा है, कितने सालों से पाकिस्तान इंडिया आके खेलता रहा है, और जब भी किसी मुल्क ने कहीं पे जाने से मना किया है तो उन्होंने एक्चुअली अपने मैचेस फॉरफिट किए हैं। पिछली दफा का जिक्र है 2003 में वर्ल्ड कप चल रहा था, जिम्बाब्वे में इंग्लैंड ने कहा हम नहीं जाके खेलेंगे, उन्होंने अपने मैचेस फॉरफिट किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें वो मैचेस शिफ्ट करा दो कहीं और, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मैचेस कहीं और न्यूट्रल वेन्यू पे खिला दो, वो तो ऑलरेडी जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप था। उन्होंने कहा हम जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे, हमने जिम्बाब्वे के मैचेस ही अपने छोड़ दिए, फॉरफिट कर दिए वो मैचेस। तो बात ये है कि जब ऐसी सिचुएशन है, जब हमने काम करना है मिलके, हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, हम बाकी हर चीज खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं खो खो का वर्ल्ड कप हो रहा है, मैं बचपन में बहुत जबरदस्त प्लेयर था खो खो का, मैं आप कहता हूँ आप मुझे भी इनविटेशन भेजे, मैं तो खुद आके खेलना चाहूंगा इंडिया में आके खो खो, मेरे तो वैसे इंडिया में बहुत दोस्त। स्वागत तो करेंगे, लेकिन जब अली जवाब दे रहे थे तब मनोज साहब बहुत कुछ गहरा सोच रहे थे। जी मनोज, वैसे अली ने बड़े गहरे सवाल कर दिए आपसे। देखिए, मैं ये जो हमारा डिस्कशन है ना, यहाँ पर अगर हम पॉलिटिकली इश्यूज को डिस्कस ना करें तो ज्यादा बेहतर है। हमें सबसे पहले ना ये जो एक प्रॉब्लम है इसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। भारत सरकार का निर्णय और बीसीसीआई का जो कॉल है वो फाइनल है, लेकिन अब इसके बाद आगे क्या है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी ही है, हाइब्रिड मॉडल हो या फिर जो भी प्रपोजल्स, जो डिस्कशन हुआ है लास्ट मीटिंग के अंदर, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो खबरें हैं, कुछ जर्नलिस्ट ने तो मुझे बताया कि अफगानिस्तान की टीम ने भी अपोज किया था पाकिस्तान में खेलने के लिए, लेकिन कैसे तैसे करके उन्हें मनाया गया है। और दूसरा एक डिस्कशन और हुआ, जैसा कि कुछ पत्रकारों ने बताया, जर्नलिस्ट ने बताया कि श्रीलंका एक ही टीम आपके यहाँ से वापस चली गई है दौरा अधूरा छोड़ करके, तो वो भी कुछ इशू है जिसको लेकर के काफी कुछ बातें कही गई हैं और काफी कुछ लिखा गया है। और अभी कल शाम को मैं सोशल मीडिया देख रहा था कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया कि आप पीएसएल में नहीं खेल सकते। नहीं, वो देखिए मनोज, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करूंगा।
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि आप आईपीएल के अलावा कोई दुनिया की लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आईपीएल में वो प्लेयर्स को मना करेंगे तो बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। आईपीएल बहुत भारी मुआवजे देता है, वो सिर्फ पीएसएल के साथ रिलेट किया जाता है। और आप अगर श्रीलंका की टीम की बात करेंगे मनोज साहब, तो अभी 1 महीना पहले यहाँ पे इंग्लैंड आई है, अभी 2 महीने पहले यहाँ पे बांग्लादेश आई है। कोई पॉजिटिव साइड भी तो देख लें मनोज भाई। नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव साइड देखने, हमने गिलास के अंदर जो आधा पानी है ना, आधा खाली और आधा पानी हो, आधा पानी देखना है, उसमें से हमें आप आधा खाली देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको बता दूं कि जो ओस होती है ना, ओस अगर आप अपने हाथ में रखें और जीभ से चाटेंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझती है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी का एहसास देती है। तो हमें उस पॉइंट तक जाना है, हमें ये सोचना है कि ये जो सिचुएशन बनी है इसका सॉल्यूशन कैसे है, पीसीबी को कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सकते हैं। अभी आपने कहा कि आप चाहते हैं कि कराची में, लाहौर में, पेशावर में, फैसलाबाद में इंडियन क्रिकेट टीम आए खेले, लेकिन मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं। मैं काफी वर्षों से क्रिकेट मैचेस को कवर कर रहा हूं, और मैं जब भी मैच को कवर करता हूं ना, मेरा ग्राउंड की तरफ कम ध्यान होता है, स्क्रीन की तरफ ज्यादा रहता है। मैं जो भी कुछ देखता हूं, जो भी रिव्यू करता हूं, जो भी व्यू लेता हूं, वो स्क्रीन पर देख करके लेता हूं, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो एक्शन होता है, तो आप इतने लंबे डिस्टेंस पे बैठे होते हैं, वहां से आपको बॉल भी नजर नहीं आती है, आपको सिर्फ एक एक्शन नजर आता है कि कवर ड्राइव लगा, बॉल गई 4 रन के लिए, लेकिन उसके बाद जो भी एक्शन होता है वो आप टीवी पे देखते हैं। तो रही बात भारतीय टीम का पाकिस्तान में आकर के खेलना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही भारत और पाकिस्तान की टीम अगर मेलबॉर्न में खेलेगी, लॉर्ड्स में खेलेगी, जोहानिसबर्ग में खेलेगी, वेस्ट इंडीज में खेलेगी, न्यूट्रल वेन्यू पे, तो देखिए क्या सोने पे सुहागा, एक अलग ही मजा होगा, एक अलग ही स्वाद होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि पीसीबी के जो इस वक्त माली हालत है उसमें बहुत सुधार आएगा। और मेरा मानना ये भी है, जय शाह साहब ने ज्वाइन कर लिया है आईसीसी, और वो ना बहुत इमीडिएट तुरंत निर्णय लेते हैं, वो लटकाते नहीं मामलों को, और एक बहुत ही विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जय शाह साहब। आप समझ सकते हैं पिछले 5 सालों से उन्होंने बीसीसीआई को कहां से कहां पहुंचाया है। जय शाह साहब आएंगे, बैठेंगे, कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स हैं आईसीसी के एजेंडे में, जो भी अनसुलझे हुए सवाल हैं, उनके जवाब उन्होंने तुरंत निकालने हैं, और सारी सिचुएशंस को एक स्मूथ पैटर्न पर ला करके, सारे एसओपी बना करके ना, इन फ्यूचर कभी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अल्लाह करे ना आए, अल्लाह करे ना आए। आपको एक और चीज बता दूं, ये जो सिचुएशन, ये क्वेश्चन जो रेज हुआ है ना, हो सकता है आने वाले टाइम में ना आईसीसी जो भी इवेंट हो वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज होगा, जैसे कि अभी अपने आईसीसी T20 देखा, वेस्ट इंडीज और यूएस ने किया, ऐसे ही अब जो भी विंडो आएगी, वो टूर्नामेंट जो रहेगा, जो भी इवेंट रहेगा आईसीसी का, वो जॉइंटली ही रहेगा, ताकि इस तरीके की सिचुएशन दोबारा से इन फ्यूचर कभी अराइज ही ना हो। लेकिन करंट वो आईसीसी इवेंट्स इंडिया के पास हैं, और वो उनके ऊपर कोई जो है ना ज्वाइंट होस्टिंग राइट्स की अभी तक तो आईसीसी ने नहीं कहा। नहीं, अली 26 का और 31 का, 26 में तो ज्वाइंट, अली 26 में तो श्रीलंका है और 31 में बांग्लादेश है। देखिए जो विंडो क्लियर हो चुकी है, अंडर 19 के इवेंट्स में जो कंप्लीट इंडिया के पास है, 1 पॉइंट, जो भी विंडो में इवेंट्स आ चुके हैं उसमें तो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय। तो सर वो चेंजेस नहीं है ना, तो वही तो हम अली से और आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर क्यों चेंज हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी क्यों चेंज हुआ। जी अली बताइएगा जल्दी से। सर मुझे जो मैं किसी और बात पे नहीं जाता, जो मेरी अपनी एक राय है ना, अगर आप लोगों को याद हो कि अभी एशिया कप जो पिछले साल हुआ था, तो उसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास थे, उस पर सेम प्रॉब्लम हमने फेस करने को मिली थी। और आपने देखा कि अब जहां भी जब भी टूर्नामेंट होता है, जिस कंपनी उसको जो कंट्री उसको होस्ट कर रही होती है, वो नाम लोगों में भी साथ लगा होता है। अब मुझे एक बहुत बड़ी एक बहुत पर्सनल सी बात है, और मेरा अपना ओपिनियन है, ये किसी और का शायद ना हो, बट उस वजह से कि वो लोगों पे पाकिस्तान लिखा होगा, और अगर वो पाकिस्तान के ही होस्टिंग राइट्स हैं, सो वो चीज शायद इंडियन बोर्ड को मंजूर नहीं है अभी तक, क्योंकि वो जब एशिया कप हुआ था तब भी नहीं लिखा गया था कि वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, उसमें सिर्फ एशिया कप का लोगो था, पाकिस्तान नहीं था। ऑल्दो इस दफा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो आ चुका है, और उसमें पाकिस्तान जो होस्टिंग राइट्स जिसको मिले हुए हैं उसका लोगो लगा हुआ है। आई डोंट थिंक द इंडियन टीम, द बीसीसीआई वांट्स कि वो पाकिस्तान उनकी शर्ट पे लिखा हुआ भी आए, इस वजह से ये सारी फस क्रिएट की जा रही है। और ये मेरा पर्सनल हम्बल ओपिनियन है कि वो एक छोटे से ईगो का मसला बना हुआ है कि उस लोगों के ऊपर पाकिस्तान लिखा होगा और उनकी शर्ट्स के ऊपर पाकिस्तान लिखा होगा, और ये चीज किसी को मंजूर नहीं हो रही शायद।
ठीक है, ठीक हो थैंक गया। यू सो मच। मनोज दत्त हमारे साथ मौजूद थे और अली ताबिश मौजूद थे और ऑफिस से रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि अब उसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ से अब हम देखें तो चेयरमैन पीसी पे भी एक किस्म की तनकीद हो रही है कि पहले वो बिल्कुल हाइब्रिड के ऊपर नहीं मान रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी लचक दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इसका फैसला क्या होता है और क्या नहीं होता, क्योंकि जो तजवीज़ सामने रखी गई है अगले 3 साल के लिए, उस चीज़ को भी फिर भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए। बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच। चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक सून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला की बासलाहियत और कामयाब खिलाड़ी सहर वसीम, जिन्होंने ना सिर्फ नेशनल जूडो लीग में गोल्ड मेडल जीता बल्कि अपनी टीम की क़यादत भी की है। सहर ने वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ओलंपियाड में शानदार कारकर्दगी दिखाई और वेट लिफ्टिंग की कौमी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी हासिल किया और अपने शहर और मुल्क का नाम भी रोशन किया है। उनकी कामयाबियां हम सब के लिए फ़ख्र का बायस हैं। आइए उनसे उनके शानदार सफ़र और कामयाबियों पर बातचीत करते हैं। सहर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जूडो में आपको दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? सबसे पहले मेरा नाम सहर वाई है, वसीम नहीं है। ठीक है। ओके, और यस, ठीक और है। जूडो में दिलचस्पी ऐसे पैदा हुई थी कि जो हमारा जिम्नेजियम है ना गुजरांवाला का, उसके अंदर लड़कियों की गेम ही सिर्फ फिलहाल जूडो हो रही थी। इसके अलावा और कोई गेम नहीं थी हो रही, कि उसके अंदर एक लड़की थी, ऊपर से एक रेसलिंग किस्म की गेम है और साथ में सेल्फ डिफेंस की भी है। तो पसंद आई थी, मेरे फादर को भी पसंद आई थी, क्योंकि हम लोगों ने मतलब अगर ट्रैवल वगैरह करना हो तो खुद करना होता है, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि लड़कियों की तरफ सेल्फ डिफेंस वगैरह आना चाहिए। हम्म। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो आपने गोल्ड मेडल जीता है, ये कितने वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे और कितना ज़्यादा सफ़र आपका मुश्किल था या फिर आसान था? क्योंकि आपने इससे पहले भी हमें इंटरव्यू दिया था, ट्रेनिंग तो आप अच्छी खासी करती हैं। जी जी। थोड़ा मुश्किल था ये वाला टूर्नामेंट, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं थी हो पाई, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, मैंने वेट लिफ्टिंग भी करनी होती है और मैंने जूडो भी करनी होती है। तो इस वजह से जूडो की ट्रेनिंग मैंने सिर्फ हफ्ता की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा इवेंट अच्छा रहा था। टोटल 10 टीम्स आई हुई थी पूरे पाकिस्तान से और मेरी टोटल 9 फाइट्स हुई थी, ठीक हो गया। तो ठीक रहा था, अच्छा सही। रहा। अच्छा सहर, जब आप इस तरह के कारनामे सर अंजाम देते हैं और अपने मुल्क का, अपने घर वालों का, पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बहुत से चैलेंजेस भी होते हैं जिनको अबूर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपके इस सफ़र में बहुत से चैलेंजेस भी थे जिनको आपने अबूर किया और कहा कि नहीं है मुझे आगे बढ़ना और लड़ना है? जी, चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, तो मुझे ऐसे कोई इतना मुश्किलात नहीं होती। मुश्किलात यही होती हैं कि अगर मेरे पेपर्स आ जाएँ, उसके अंदर कोई चैंपियनशिप आ जाए, तो मुझे इशू होता है। अब चूँकि मेरी जो नेशनल हुई है वेट लिफ्टिंग की, वो अक्टूबर में हुई है और उससे बिल्कुल पहले मेरे पेपर्स थे। तो मैं पूरे साल भी टूर्नामेंट्स खेलती रहती हूँ, तो मैंने पढ़ना एंड पे होता है। तो ये मुझे मसला हुआ था कि मुझे फिर पेपर्स के अंदर वेट लिफ्टिंग भी करनी पड़ी और मुझे उनकी तैयारी भी करनी पड़ी है, तो वो काफ़ी हेक्टिक हो गया था सही, मेरे साथ लिए। साथ ये पेपर्स भी इशू हैं, है साथ मुझे। साथ वेट लिफ्टिंग भी है। सर, मुझे ये बताइएगा, इस दफ़ा आपने गोल्ड मेडल जो जीता, लेकिन साथ साथ आप कैप्टन भी थी, सो वो एक्सपीरियंस जी। कैसा रहा? कोई एडिशनल जिम्मेदारी भी आपके पास होती है? कैप्टनसी का प्रेशर होता है? वैसे सुनने में, हम कहने में तो बहुत कहते हैं कि कैप्टनसी का एक अलग से प्रेशर होता है, आपने ये एक्सपीरियंस किया? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जो मोस्ट सीनियर प्लेयर होता है उसको ये एजाज़ मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा-सा लड़कियों का कि वो टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, क्योंकि हमारी जो गेम है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको रेस्ट चाहिए होता है ना बॉडी को। ट्रैवल करके पहले हम जाते हैं, मतलब गुजरांवाला से लाहौर से सारी टीम्स जो वहाँ पर जाएँ इस्लामाबाद में, तो फिर ध्यान रखना पड़ता है। डाइट वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो ये चीज़ें थी। अच्छा सर, ये भी बताएं कि इतने बड़े पैमाने पर आपने ये जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल हासिल किया है, इतनी मेहनत आपने की है और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा 110 ग्राम का वज़न उठाना, ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता होगा? मुश्किल तो है, लेकिन मेरे कोचेस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेरी लक ये चली है कि मैं जिम्नेज़ियम में भी जब गई हूँ, तो मुझे वहाँ पर भी सबसे अच्छा माहौल मिला है। वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है। उसके अलावा मेरा जो वेट लिफ्टिंग क्लब है, वहाँ पर मैंने, जिस तरह आप लोग नूह भट्ट भाई को जानते होंगे, नूह जी। भाई को, हंज़ला भाई को, हैदर सुल्तान को, इन लोगों को खुद जब आप मतलब प्रैक्टिस करते देखते हैं ना, तो और किस्म के आप फिर ट्रेनिंग करते हैं। साथ में मेरे जो कोच हैं अज़हर हामिद भट्ट, वो खुद भी इंटरनेशनल लेवल के मेडलिस्ट हैं। तो मुझे ज़्यादा मेहनत उस तरह से नहीं करनी पड़ी। मैंने जो पहली नेशनल खेली है वेट लिफ्टिंग की, मैंने इससे पहले सिर्फ
8 महीने ट्रेनिंग की है सिर्फ, उससे पहले मैंने कभी वेट लिफ्टिंग नहीं की, तो मेरा नेशनल में सिल्वर मेडल आ गया। क्योंकि आपकी ये जो पिक्चर्स और वीडियो इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे तो देखकर ही इतना मुश्किल लग रहा है, मैं तो हाथ भी ना लगा सकूं। वैसे ये मुझे तो दिखने में थोड़ी सी स्मार्ट लगती है सर, लेकिन जब नू दस्तगीर भट्ट हमारे साथ आते हैं तो मुझे लगता है उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। ये पता नहीं सैर इतनी स्मार्ट किस तरह होगी गुजरांवाला में रह के। बस अच्छा, मैं खुद सर- भी कश्मीरी हूँ। अच्छा आप कश्मीरी। मुझे ये बताइएगा कि जूडो अलग खेलती हैं और वेट लिफ्टिंग अलग करती हैं, दोनों गेम्स को साथ कैरी करती हैं? हाँ जी, मैं दोनों गेम्स को साथ कैरी करती हूँ। असल में बेसिकली ना मैं जूडो की ही प्लेयर थी हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या लें, उसको बेहतर करने के लिए मैं वेट लिफ्टिंग में आई थी। मैंने मतलब स्क्वाट्स लगानी थी, इसलिए मैं, जो मेरे कोच हैं वो जिम्नेजियम की जो पार्किंग एरिया होता है ना, वो वहां पर स्मोक में ट्रेनिंग कराते होते थे, उन्हें अंदर फैसिलिटीज नहीं थी दी गई ना, तो उधर ही बस उन्होंने कहा कि लड़की तो गॉड गिफ्टेड है, तो ये तो कर सकती है, इसको ना वेट लिफ्टिंग में भी डाले। मेरा कोई मतलब प्रोग्राम नहीं था या कि उसके अंदर जाऊं वेट लिफ्टिंग में, ना सिर्फ सिर्फ जूडो के लिए गई थी। तो मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की, उन्होंने कहा ये तो ठीक है। 2 महीनों के अंदर उन्होंने मुझे इंटरवर्सिटी खिला दी, तो वो मैं रिकॉर्ड होल्डर भी हो गई वहां, सारी कैटेगरीज में सबसे ज्यादा वेट मैंने उठाया। तो उसके बाद तो मैंने वेट लिफ्टिंग भी स्टार्ट कर ली, ऐसे प्लान नहीं था मतलब। सही सही अनप्लान्ड था ये सब कुछ। अच्छा सर, ये भी बताएं कि Yes. गुजरांवाला जैसे शहर में खेलों के मजीद फरोग के लिए हवाले से क्या इकदाम वो होने बता चाहिए? नहीं रही है कि बाहर ही स्मोक की वजह से बाहर ही उनको प्रैक्टिस करवाई जा रही है है। ना, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि नौजवान वही नस्ल ना। थोड़ी सी दूर है ऐसे खेलों से। उनके हवाले से क्या आप समझती हैं कि इकदाम होने चाहिए और नई नस्ल को इस तरफ रागिब किया जाना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि फैसिलिटीज देनी चाहिए, जो जिम्नेजियम्स है, इस तरह के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं, वो जरा ज्यादा बनाने चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, और यहाँ पर अगर गुजरांवाला में मैं किसी से बात करूँ तो वो हैरान होते हैं कि यहाँ पर है, इतना भी लोगों को मतलब बताया नहीं गया हुआ, Exactly. और ना ही प्रमोट किया जाता है स्पोर्ट्स को ना। तो यहाँ पर 2 कम्प्लेक्सेस हैं, तो बहुत ही दूर हैं, दोनों ही शहर से दूर हैं। एक इंडस्ट्रियल एरिया में है, वो स्मोक की वजह से जब मर्जी बंद हो जाता है, या वहां पर अगर आप चले जाओ तो वैसे ही सांस नहीं आता, ठीक है। और एक जो है वो बिल्कुल ही शहर से बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन सर ये भी तो आवाम को बताइए कि जो आपके स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं या इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमारे पास भी एक स्पोर्ट्स बोर्ड का हेड ऑफिस भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, उसके अंदर तो फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर होती हैं, अगर होती भी हैं तो वर्किंग में नहीं होती। गुजरांवाला में भी ऐसी सिचुएशन होगी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं, और अगर दी जाएं तो वो गायब हो जाती हैं। कि हमारे जिम के अंदर पहले सामान होता था लड़कियों की ट्रेनिंग के लिए, वो गायब हो गया। जिम जो प्लेयर्स हैं वो मतलब अलाउड नहीं होते करने के लिए, फीसें इन्होंने इतनी ज्यादा। हाँ, आपने पहले जो सवाल पूछा है ना कि ये मतलब प्रमोशन क्यों नहीं होती इनकी लोगों के अंदर, तो फीस उन्होंने बहुत ज्यादा रख दी हुई है ना, ठीक एक ये बहुत बड़ा मसला है जिम्नेजियम्स की। ठीक हो गया। हालांकि गवर्नमेंट के जिम्नेजियम्स क्विकली मुझे बताइएगा सैर के जूडो प्लेयर या फिर वेट लिफ्टर, किस में आप आगे ग्रो करना चाहती हो? मुस्तकबिल के क्या आपके मंसूबे हैं? मुस्तकबिल के मेरे यही मंसूबे हैं कि मैं दोनों चीजों में जाना चाहती हूँ। अच्छा मैं मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दोनों चीजों को इकट्ठे कैरी करना मेरी, लेकिन मुझे लगता है डिग्री कंप्लीट हो जाए ना तो मेरा जरा बर्डन जो है जरा कम हो जाए, फिर मैं 2 चीजें कर सकती हूँ इकट्ठे। चले जी, अल्लाह करे आपकी इरादे डिग्री ऊंचे कंप्लीट हो होने जाए। चाहिए, हर चैलेंजिंग बिल्कुल, जो थैंक यू होती है सो वो मच हो फॉर जाए। जॉइनिंग अस सर। आपसे बात करके बहुत खुशी होती है जब भी आप आती हैं, और भी करती हैं, साथ साथ जूडो भी खेलती हैं, और एक लड़की के लिए वो भी गुजरांवाला जैसे शहर में रह के फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है इतनी ज़्यादा, facilities नहीं है, लेकिन exactly. फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही, और साथ साथ यूनिवर्सिटी भी जा रही हैं। सो शहर जैसी लड़कियां हमारे लिए, मेरा ख्याल है कि एक रोड मैप उनके लिए, मतलब क्या कहते हैं, बेंचमार्क होना चाहिए, बैक पार्डन, exactly. कि उनको देख के हमें सीखना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गज़ल साहिबा के आपके हमारे फेवरेट सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज हम बात करेंगे 12 सितारों के हवाले से। 12 सितारों के हवाले से जब भी बात करते हैं तो दाऊद जी हमारे पास मौजूद होते हैं। दाऊद जी को हम खुशामदीद कहेंगे, उनसे पूछेंगे आपका ये अगला हफ्ता कैसा रहेगा, हमारा अगला हफ्ता कैसा रहेगा, और क्या कुछ हम अगले हफ्ते में कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बर्निंग क्वेश्चन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों देश ये सोच रहे हैं, दोनों मुल्क ये सोच रहे हैं कि किस तरफ बैठेगा ये ऊंट चैंपियंस ट्रॉफी का। दाऊद जी, सबसे पहले तो हमें बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में होगी, नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल में होगी, और मुस्तकबिल में इसके क्या कुछ असरात मुरतब होंगे? क्या फिर पाकिस्तान चला जाएगा इंडिया खेलने के लिए? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होने के चांसेस नज़र आते हैं। तो चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान होने के जो है यहाँ पे मुश्किल मराहल हैं।
बिलाशुबा पहले कार्ड में भी नेगेटिविटी है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्ड्स की एनर्जी भी मौजूद है। कुछ कंट्रीज यहाँ पे चाहते हैं, 3 कंट्रीज खासकर, या 3 की एनर्जी है, तो यहाँ पे चाहते हैं, लेकिन बट प्रॉब्लम है इंडिया मान नहीं रहा। इंडिया बिल्कुल मान नहीं रहा। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि अब मैं देखता हूँ क्या ये चैंपियन ट्रॉफी इंडिया होस्ट होने के चांसेस नजर आते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इंडिया की एनर्जी मुझे ज्यादा पावरफुल नजर आती है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। ठीक हो सही हो गया। आप सितारों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टार एरीज क्या बता रहा है इस हफ्ते के हवाले से? जनाब सबसे पहले स्टार है एरीज बुर्ज। हमल वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? बहुत जबरदस्त एनर्जी के मालिक नजर आते हैं एरीज वाले इस वीक में। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी, आप जो करना चाहते हैं करिएगा। बड़ी जबरदस्त पावर है, एनर्जी है, फैसले बड़े जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपकी अगर हम बात करें बिजनेस और कैरियर की, तो बिजनेस और कैरियर में आपको कामयाबी मिल सकती है, बड़ी जबरदस्त मदद है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। और मैरिज और रिलेशन में कुछ मायूसी और उदासी होगी। और जनाब अगर हम बात करें आप लोगों की हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी ज़बरदस्त है। और बात करें आपकी ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग अभी आप ना करें। और जनाब अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आपको ज़बरदस्त मदद है। और अगर हम बात करें अमल की, तो आपके लिए इस वीक में लाहौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला रोजाना 21 मरतबा पढ़ना और 110 रुपए राह अल्लाह सदका देना आ रहा है। और मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक का अपॉर्चुनिटी का, तो आपको इस वीक में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इनके हवाले से तो आपने बताया कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी है। लेकिन अब हसनैन के स्टार की जानिब बढ़ते हैं। हसनैन का स्टार क्या बता रहा है टॉरस? जनाब बुरसौर 21 अप्रैल था, 21 में, तो टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी क्या रहेगी? ओहो जनाब दिल टूट गया, आपका दिल टूटा हुआ है, कुछ चीज़ों से डले है, प्रॉब्लम हो सकती है। और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं मामलात में। जो आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां, अपने कामों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा नजर आती हैं। और अगर मैं बात करूं जॉब और कैरियर की, तो जॉब और कैरियर में अभी आप बड़े फैसले ना करें। जो चीज़ चल रही है उसको लेकर चलें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में आपको कामयाबी मिल सकती है। और जनाब अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ स्ट्रॉन्ग हेल्थ नजर आती है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, चांसेस हैं। और एजुकेशन की बात करें तो तलबा तालिबात अपना फोकस बेहतर करें। और पढ़ने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम रोजाना पानी के ऊपर दम करके पीना। प्लस अगर आप अपने काम बेहतर करना चाहते हैं तो इशा के बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 टाइम पढ़ें। और मैसेज है आप लोगों के लिए टॉरस वालों को इस वीक का कि गेट मोर इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आप फैसला करना चाहते हैं कुछ भी, तो मजीद मालूमात हासिल करें। ठीक हो गया। फैसला करने से पहले मजीद मालूमात हासिल करूंगा और दाऊद जी से पर्सनली भी पूछ लूंगा कि दाऊद जी क्या कुछ करना चाहिए। अच्छा जी, जेमिनाइज के हवाले से बात करते हैं अब। वो 14-22 में था, 21 जून डेट ऑफ बर्थ। अंसर बादी हवा स्यारा तारद आप लोगों के लिए इस वीक में अकीक जेमस्टोन बड़ा जबरदस्त रहेगा। स्टोरी ऑफ द वीक आप लोगों के लिए जेमिनाई वालों की क्या रहेगी? बिलाशुबा आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं जेमिनाई वाले, और बड़ी जबरदस्त मदद के साथ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे 2 एनर्जी, एक डेथ कार्ड यानी कि अभी बड़ी तब्दीली की तरफ नहीं जाना, और दूसरा दी मून कार्ड। तो कुछ सोचों का प्रेशर और नेगेटिविटी आपके मामलात में प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। और जनाब अगर हम बात करें आपके जॉब और कैरियर की, जॉब और कैरियर में कोई दोस्त, कोई आपका अपना आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में बहस तकरार या लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपको, अगर आप कोई स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग ना करें, बल्कि अपनी हेल्थ के मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सोचें। खाना घर का खाएं, सेहत में डिस्टर्बेंस हो सकती है, गुस्सा आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर सकता है। और जनाब ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, बिलाशुबा ट्रैवल की बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। एजुकेशन की बात करें तो तलबा तालिबात को एजुकेशन में बेहतरी के साथ अपना फोकस बेहतर करना चाहिए। और खासकर अगर आप रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें, बेहतर रहेगी आपकी। और जनाब अमल आप लोगों के लिए है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग 100 टाइम सुबह के टाइम पढ़ लेंगे तो बड़ा जबरदस्त रहेगा। और मीठे का सदका आप वेडनेसडे को दे सकते हैं। सही हो गया। और कैंसर के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस है?
जनाब कैंसर बुर्ज सरतान 22 जून तक 23 जुलाई की बात करें, या जिन लोगों का नाम हरूफ ए और हे से होता है, कैंसर के साथ ताल्लुक रखते हैं, अंसर आबी और इस वीक का बेहतरीन जेमस्टोन है अकीक। कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसर वाले कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं इस वीक में, बिलाशुबा आप कर सकते हैं। आपकी पावर बड़ी मजबूत है। द चैरिट कार्ड, कुदरत की देवी मेहरबान भी है, लेकिन आप डबल माइंडेड भी हैं किसी बात को लेकर। ये डबल माइंडेड होना आपकी एनर्जी को वीक कर रहा है। कैंसर वालों के जॉब और कैरियर की बात करें तो जॉब और कैरियर में वही डबल माइंडेड वाली कार्ड की एनर्जी है जो कि मामलात को डिले करती है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी स्ट्रांग है, और जिसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे तो सेहत और बेहतर रहेगी। ट्रैवलिंग की बात जी दाऊद जी से हमारा जी दाऊद गेट है। और जनाब एजुकेशन की बात और रूहानियत की बात करें तो लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा पढ़ सकते हैं। और मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक का, पीसफुल रेजोल्यूशन। ठीक हो गया दाऊद जी। इसके बाद लियो है, और आप थोड़ा सा पेज बढ़ाइएगा अपना। बिल्कुल जनाब, आपको पता है कि लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, पार्टनरशिप हो रही है, और डबल माइंडेड नहीं है बल्कि डिसीजन ले रहे हैं, फैसला कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी एनर्जी है। जॉब और बिजनेस डिसीजन करेंगे, बहुत बड़ा। मैरिज और लव पॉजिटिविटी है। हेल्थ डिस्टर्ब है। ट्रैवल जो है वो करें। एजुकेशन में भी जबरदस्त मदद है। और इस वीक में आप लोग पढ़ने के लिए आयतल कुर्सी 21 मरतबा रोजाना पढ़ें, फायदा होगा। ठीक, सही हो गया। आगे भाई बढ़ते हैं विर्गो के हवाले से, बताइएगा। तो देखते हैं जी विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है इस वीक में। तो विर्गो वालों की एनर्जी इस वीक में पॉजिटिव एनर्जी है। विर्गो वाले अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो फायदा होगा। काम काफी ज्यादा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग अगर नहीं करेंगे तो वक्त जाया होगा। कैरियर की बात करें तो कैरियर में अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बड़ा जबरदस्त डिसीजन है। मैरिज और लव में आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ स्ट्रांग है। ट्रैवल की बात करें, ट्रैवल कर सकते हैं। एजुकेशन जबरदस्त है, और पढ़ने के लिए आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर 41 टाइम पढ़ सकते हैं। लिब्रा बुर्ज मेज़ान की बात करें तो लिब्रा वाले स्टोरी ऑफ द वीक में इस वीक में थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपका गुस्सा आपके मामलात को खराब कर सकता है, लेकिन एंड ऑफ द वीक में बड़ी जबरदस्त एनर्जी है। जॉब और बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत में भी कामयाबी है। हेल्थ भी बेहतर है, और ट्रैवल ना करें। एजुकेशन में प्रेशर हो सकता है, और पढ़ने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा रोजाना पढ़ने से नेगेटिविटी आपकी काफी बेहतर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। सही। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब की बात करें तो स्कॉर्पियो वालों का ये वीक, स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्कॉर्पियो वाले इस वीक में कोई बड़ी खबर मिलेगी, और बड़ी पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, क्योंकि ये कार्ड है खबरों का। अपनी बातें अपने तक रखेंगे, फायदा होगा। लेकिन आप वो कहते हैं घबराएं ना, तो आप प्रेशराइज्ड और घबराने से बचें, और कुछ जज्बे से काम करें, फायदा होगा। जॉब और बिजनेस में चेंजिंग है, बड़ी तब्दीली है। और मोहब्बत की बात करें तो नई शुरुआत है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में डेविल मौजूद है। आपकी सेहत के ऊपर बद नज़र और बद असरात हैं। ट्रैवल हो सकता है, और एजुकेशन में भी ज़बरदस्त मदद है। और आप लोग इस वीक में सलामन कौलन में रब्बे रहीम 21 मरतबा रोजाना पढ़ेंगे तो फायदा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब गजल का जिक्र करते हैं। सेजिटेरियस, गजल के हालात बताइए कैसे हैं? नहीं जी, सेजिटेरियस वालों की बात करें तो गजल का कार्ड मैं इस वीक का एक ही निकाल देता हूं, तो गजल वालों के लिए नई शुरुआत है, अच्छा कार्ड है। अब मैं जनाब देखता हूं सेजिटेरियस वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो सेजिटेरियस वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव है। सारे कार्ड की बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आपके घर के मामलात, आपके कारोबार, माली मामलात, सब मामलात में मदद है। नई अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए इस वीक में। और जनाब बात करें यहाँ पे जॉब और कैरियर की, तो जॉब और कैरियर में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अपने कैरियर से मुतल्लिका बड़े सॉलिड फैसले हैं। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी पॉजिटिविटी है। हेल्थ स्ट्रांग है। ट्रैवल कर सकते हैं। एजुकेशन नहीं ठीक, और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए सूरह फातिहा 2 मरतबा और आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पानी पे दम करके पीना, तो गजल के अच्छे कार्ड है। अच्छा। कैप्रिकॉन वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉन वाले किसी बात को लेकर कंफ्यूज नजर आते हैं। कुछ मामलात में नेगेटिविटी है, मामलात में डिले है, मगर ये डिले आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड कार्ड बहुत जबरदस्त है।
जो डिसीजन ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, ले लीजिएगा, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। जॉब और कैरियर में बड़ी खबरें, कामयाबी, और जो लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, कामयाबी अच्छी खबरों के साथ रहेगी। मैरिज और रिलेशन बहुत अच्छा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आप लोगों की बेहतर है। ट्रैवल की बात करें, कर लेना चाहिए। और एजुकेशन में भी कामयाबी है। और पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में सूरह नास 11 मरतबा रोजाना पढ़ें, फायदा हो जाएगा। सही। क्यूरियस के हवाले से बताइएगा। कुछ बुर्ज दिलों वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्वेरीज वाले इस वीक में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। सोच बचात चल रही है, मेडिटेशन कर रहे हैं अपने मामलात को लेकर, लेकिन उन लोगों से बचें जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लोगों को चीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस और हालात को खराब करने की कोशिश करेंगे। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस बहुत जबरदस्त है। मैरिज और रिलेशन में यहाँ पे डिले है कुछ, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग है। हेल्थ की बात करें, हेल्थ स्ट्रांग है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। एजुकेशन भी बेहतर है। और पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 टाइम पढ़ सकते हैं रोजाना। ठीक हो गया जी, स्पाइसेस की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर साहब का अगला हफ्ता कैसा रहेगा। हाँ जनाब, प्रोड्यूसर साहब का नाम बोलिएगा जरा, मैं उनका अवैस। कार्ड। अवैस भाई का ये हफ्ते का कार्ड कैसा है? तो अवैस भाई अपनी नींद पूरी किया करें, आप का ख्याल नहीं रखते। तो अवैस के लिए तो ये एनर्जी है। अलबत्ता पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? तो पाइसेस वालों के लिए ये वीक जो है कामों में मसरूफ नजर आते हैं। आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, आप अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वर्किंग बहुत ज्यादा है और बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी बड़ी नॉलेज और पावरफुल एनर्जी के साथ नजर आते हैं। जॉब और कैरियर की बात करें तो जॉब और कैरियर में आपको ज्यादा काम करने पड़ रहे हैं, ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ती है। हेल्थ भी बड़ी है। मैरिज और रिलेशन में भी कामयाबी मिल सकती है। दी सन एनर्जी है। हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है, उसका ख्याल करें, क्योंकि सर दर्द हो सकता है। और ट्रैवलिंग की बात करें, अभी ना करें, टाइम नहीं आपके लिए। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पे तवज्जो दें। और पढ़ने की लिए बात करें तो आप लोगों को इस वीक में सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर की एनर्जी फायदा देगी। ये आप 41 टाइम तीसरा कलमा कामों के लिए पढ़ सकते हैं। चलें जी, आज बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हमने 12 सितारे ख़त्म कर दिए। अब आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके सामने मौजूद होंगे। इसी के साथ अस्मा हमारे साथ हमारी रेगुलर कॉलर अच्छा। मौजूद हैं कराची से। जी अस्मा बताइएगा, दाऊद जी हमारे साथ मौजूद है, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं अस्मा? जी बहुत अच्छा माशाल्लाह से आगाज किया आप लोगों ने दाऊ जी को बुला के, और मेरी फैमिली बैठी हुई थी कि आगे सब एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। जो इन्होंने बताया बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरा दाऊ जी से एक सवाल है जी, जहाँ मेरे पेरेंट्स और मैं जहाँ पे शादी करना चाह रहे हैं, वहाँ पे कुछ हासदीन की तरफ से रुकावट डाली जा रही है, और जिधर करना चाह रहे हैं उसके घर की तरफ से भी, घर वालों की तरफ से भी रुकावटें डाली जा रही हैं, मगर लड़के की तरफ से रजामंदी है। तो कुछ ये रुकावटें, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है अस्मा? 5/4/1983। तो जरा दाऊद जी से कहें कुछ सदका और कुछ बताएं कि क्या मामला कब तक नजर आ रहे हैं हल होते हुए। जी दाऊद जी। अस्मा, पहले कार्ड में किंग ऑफ कप की एनर्जी है, रिश्ता बहुत अच्छा है। दूसरी कार्ड में दी लवर्स की है, बहुत बड़ी जबरदस्त मदद है। तीसरे कार्ड में डबल माइंडेड हैं। चौथे कार्ड में यह है कि आपके ये कभी काम अच्छे होते हैं, कभी खराब, और बिला वजह की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए मैं आपको अमल बता देता हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप ये 1100 मरतबा 21 दिन का अमल करें। इशा के बाद नियत रखनी है कि इसकी रुकावटें दूर करने के लिए 21 दिन का अमल करके थर्सडे यानी जुमेरात को आप लोगों ने व्हाइट कलर की खीर बनानी है और लोगों में बांट देनी है या घर में खा लेनी है। ये अमल करें, बड़ी जबरदस्त मदद आएगी और यकीन जाने काफी रुकावटें दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये बिला वजह की रुकावटें हैं। हालांकि रिश्ता तो मुझे अच्छा नजर आता है। खीर बना के कुछ लाहौर भी भेजिएगा और इस्लामाबाद भी। नहीं, ये आप इनको कहें खुद ही खा लें। आज सर, आपने पिछली दफा जब आए थे तो आपने कहा था कि धरना इतना ज्यादा प्रिवेल नहीं करेगा। अब जब तक अगली कॉल आती है हम थोड़ा सा मुल्क की सियासत की बात करें, तो अब मुल्क आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? जी, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रिडिक्शन बिल्कुल हूबहू वही हुई जो हमने वहां पे कही थी। और दूसरा ये कि क्या मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 3 कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं क्या मुल्क इस वक्त स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुल्क जो है बिलाशुबा स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास सारे कार्ड अच्छे हैं। दी टेम्परस कार्ड ये है कि बहुत सी चीजें जो है वो क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी। और दिसंबर में ये वापस आएंगे दाऊद जी या नहीं?
ये अच्छा जी, मुल्क की तो बात, मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, क्लैरिटी है कि मुल्क तो बेहतरी की तरफ जाएगा। दिसंबर में कौन वापस आएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दोबारा PTI। से कॉल दे दी है ना, ये बातें चल रही है, दोबारा से कॉल दे दी है। अच्छा, ये जो कॉल दी है इसकी क्या एनर्जी है? अगर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में कॉल दे रहे हैं तो क्या एनर्जी नजर आती है? तो नहीं, बहुत पोर एनर्जी है। नहीं, ये कॉल इतनी जबरदस्त नहीं रहेगी। ठीक हो गया यहाँ- दाऊद जी, ये कॉल इतनी ज़बरदस्त नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दाऊद जी मौजूद थे जो कि हमें बता रहे थे कि हमारा कल कैसा होगा, अगले 7 दिन कैसे होंगे। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।